हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई रियली होप आप लोगों को जो ऑल सेक्शंस वाली वीडियो थी सीपीसी की वो पसंद आई होगी। आज हम लोग सारे के सारे ऑर्डर्स कवर करेंगे इसी एक वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सारे बेसिक्स की बात हम लोग सेक्शंस वाले वीडियो में कर चुके हैं, तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग ऑर्डर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सीपीसी प्रोसीजरल लॉ तो है, ठीक है, लेकिन जो इसका सब्सटैंटिव पार्ट है यानी कि जो सेक्शंस वगैरह हैं वो वहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं इन कंपैरिजन टू ऑर्डर्स। ये मैंने पहले भी कई बार बताया है कि अगर ऑर्डर्स के कंपैरिजन में देखें तो सीपीसी में सेक्शन से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं और ऑर्डर्स में जो थोड़ी बहुत टाइम लिमिट्स वगैरह दे रखी हैं या आपके जो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कौन से ऑर्डर में क्या दे रखा है, इससे ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी बातें समझ में कैसे आएंगी कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे प्री में, ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करेंगे। अन्यथा समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि ये तो पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये हमें पहले पता होना चाहिए, ताकि हम अपना टाइम वहां पर ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें जहां पे हमें ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, जो चीजें एग्जाम में पूछी ही पूछी जाती है। ठीक है, तो इसी नोट पर आज का वीडियो शुरू करते हैं, आज का रैपिड रिवीजन शुरू करते हैं। अब ऑर्डर्स, आपको सारे ऑर्डर्स नहीं कवर करने, हमारे पास 51 ऑर्डर्स हैं, लेकिन आपको सारे ऑर्डर्स कवर नहीं करने। जैसे आपका ऑर्डर 1 से लेकर के ऑर्डर 14 तक कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप 15, 16 ये सारे जो ऑर्डर्स हैं आप छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद ऑर्डर 17 से कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम उस पर ध्यान देंगे। जहां से ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं या बहुत इक्का दुक्का बार पूछे गए हैं, वो आप लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से अपने स्तर पर उसको देख सकते हैं। एक बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब्सटैंटिव पार्ट थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। जो कि सेक्शंस हैं, वो सेक्शंस मैंने अच्छे से आप लोगों को डिटेल्ड वीडियोस भी बनी हुई है सीपीसी पर, अगर आपने वो नहीं देखी है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। रैपिड रिवीजन में भी 2 बार मैंने रैपिड रिवीजन लिया सीपीसी का, तो उससे भी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एटलीस्ट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लगभग सब कुछ मैंने कवर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारी बातें हो गई हैं, हम लोग ऑर्डर्स पर सीधे आगे बढ़ते हैं कि ऑर्डर्स में क्या दे रखा है और कौन से ऑर्डर में क्या है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो ऑर्डर 1 में आपको पार्टीज टू द सूट्स दिया है। देन ऑर्डर 2 में फ्रेम ऑफ सूट, ऑर्डर 3 में रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड बिलीव्स। अब ये सारे जो शुरू के ऑर्डर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम एक एक ऑर्डर को अच्छे से ध्यान से, जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं उसे हम अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। जस्ट अ मिनट, लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट स्केड्यूल एंड ऑर्डर नंबर 1। तो ऑर्डर नंबर 1 हमें पार्टीज टू द सूट्स के बारे में बताता है। सबसे पहले सीपीसी में यही बताया गया ऑर्डर में कि पार्टीज टू द सूट कौन होंगे, कौन एज अ प्लेंटिफ सूट में ज्वाइन हो सकते हैं, ये सारी चीजें जो यहाँ पर बताई गई। सबसे पहले क्या कहा गया, कोई भी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ अराइजिंग आउट द सेम ट्रांजैक्शन और सीरीज। तो वो सारे लोग, अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन है अगर उनका, तो उन सारे लोगों को हम ज्वाइन कर सकते हैं। सेम कॉज ऑफ एक्शन है अगर, एज प्लेंटिव्स कई सारे लोगों को ज्वाइन कर दो। एंड इफ सच पर्सन ब्रॉट सेपरेट सूट, और अगर वो लोग अलग अलग सूट लेकर भी आए हैं, तो अगर कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो भी जो है, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट है तो भी जो है उनको साथ में ज्वाइन किया जा सकता है। ठीक है, देन 2 में क्या बताया, रूल 2 में पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। अब अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि इनके मतलब जुड़ने से, इनके ज्वाइन होने से एम्बेरस हो रहा है ट्रायल, या ट्रायल जो है डिले हो रहा है, तो कोर्ट कहेगी आप सेपरेट हो जाओ। ठीक है, जो भी उनको एक्सपीडियंट लगता है, नेसेसरी लगता है, उस पर जो है कोर्ट सेपरेट ट्रायल करने को, मतलब सेपरेट ट्रायल कोर्ट ऐसा कर सकती है। देन कौन कौन डिफेंडेंट की तरह ज्वाइन हो सकता है, तो वही सेम चीज है। अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि इन सारों का जो है मुद्दा एक ही है, तो डिफेंडेंट्स को ज्वाइन कर देंगे। और अगर सेपरेट सूट वो लेकर के आए हैं, तो अगर कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है तो सारे डिफेंडेंट्स को साथ में ज्वाइन कर दिया जाएगा। कौन से रूल में क्या है, यहाँ पर जो थोड़े से ये वाले जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर 1 से लेकर के आपका ऑर्डर 8 तक, यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद करना होगा कि कौन से रूल में क्या दिया है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना।
अब जैसे आपका ऑर्डर 21 है, 106 रूल्स है उसमें, तो क्या वो 106 रूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं, वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। हम कहते तो हैं कि बहुत बड़ा है एग्जीक्यूशन, लेकिन एग्जीक्यूशन की जो सेक्शंस हैं वो आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाने हैं अगर हम ऑर्डर से कंपेयर करें। ऑर्डर में कुछ चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। ठीक है, फिर 3A में क्या दे रखा है? पावर टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स वेयर जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स में एम्बैरस और डिले ट्रायल। इसमें भाई डिफेंडेंट्स का एम्बैरस और डिले ट्रायल बता दिया। देन फोर्थ में रूल 4 में क्या दे रखा है? कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर जॉइंट पार्टीज। कोर्ट जो है एक या एक से ज्यादा लोगों के अगेंस्ट या एक से ज्यादा लोगों के फेवर में, एक या एक से ज्यादा लोगों के फेवर में जजमेंट दे सकती है। 5 में लिखा है कि डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड। ये कई बार पूछा जाता है कि कौन से रूल में ये बात दे रखी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन रूल 6 में जॉइंडर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। देन रूल 7 में जब अगर ऐसा लग रहा है कि प्लेंटिफ डाउट में है कि किससे रिड्रेस सॉर्ट किया जाए, तो वो 2 या 2 से ज्यादा डिफेंडेंट को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अगर वो डाउट में है तो 2 या 2 से ज्यादा डिफेंडेंट को वो ज्वाइन कर सकता है। देन रूल 8, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट किसमें दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? रिप्रेजेंटेटिव सूट के नाम से ही पूछा गया है कि ऑर्डर 1 रूल 8 है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो प्री के लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक पर्सन जो है, अब जैसे मान लो कि अगर 50 लोग हैं, 50 प्लेंटिव्स हैं, तो इन 50 के 50 प्लेंटिव्स को हर बार कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर इनमें से कोई एक प्लेंटिव है, वो अगर ये रिप्रेजेंटेटिव सूट लेकर के आना चाहता है कोर्ट में, तो वो अकेले आ सकता है। ठीक है, उसमें किसी की जरूरत नहीं है कि 50 के 50 प्लेंटिव जो है यहाँ पर आए। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर 1 रूल 8 में प्री के लिए आपका जो है इतना चीज इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी मेंस के लिए फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो आपको फिर पूरा पता होना चाहिए। इसमें देखो कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं? वो कंडीशंस ये होती हैं कि न्यूमरस पार्टीज अगर है, मैंने आपको बताया ना, जैसे अगर मान लो 50 प्लेंटिव्स हैं, तो लेकिन सेम इंटरेस्ट होना चाहिए सूट में। भाई सूट में इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए, सूट में सेम इंटरेस्ट होना चाहिए। तो देखो कोर्ट की परमिशन पर भी ऐसा हो सकता है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। या तो कोर्ट की परमिशन लेकर के अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर कोर्ट की डायरेक्शन पर भी, यानी कि कोर्ट खुद कहे कि भाई 50 के 50 लोगों को बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है, कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि आप जाइए और एक एज अ रिप्रेजेंटेटिव सूट उसको फाइल करिए। और यहाँ पर क्या पता चला कि सेम इंटरेस्ट होना जरूरी है, सेम इंटरेस्ट होना जरूरी है, सेम इंटरेस्ट होना जरूरी है, न्यूमरस पार्टीज होना चाहिए, परमिशन या डायरेक्शन होना चाहिए कोर्ट का, और नोटिस होना चाहिए टू द पार्टीज जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सारी पार्टीज के पास नोटिस जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक जो यहाँ पर रूल 6 है, सॉरी सब रूल 6 है, इसमें ये क्वेश्चन आता है कि जो डिक्री पास करी जाएगी इस सूट में, रिप्रेजेंटेटिव सूट है भाई, कोई एक ही प्लेंटिफ या कोई एक ही डिफेंडेंट मान लो आ रहा है, तो जो क्या ये जो सूट में जो डिक्री पास करी जाएगी, क्या ये बाइंडिंग होगा सारे पर्सन पे? तो बिल्कुल बाइंडिंग होगा सारे पर्सन पे, ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट द सूट इज इंस्टीट्यूटेड और डिफेंडेड एज द केस में भी। ठीक है, फिर चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, सारे जितने भी लोग हैं, ये 50 प्लेंटिफ जो है ना, इन 50 प्लेंटिफ्स पर बाइंडिंग होगा। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं तो आया ही नहीं था तो मेरे पे थोड़ा ना बाइंडिंग है, नहीं ऐसा नहीं होता, सब पर बाइंडिंग होगा। 8A में क्या दे रखा है? पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन टू प्रेजेंट ओपिनियन और टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग। देखो कोर्ट को अगर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कि एक कोई पर्सन है या बॉडी ऑफ पर्सन है, वो इंटरेस्टेड है सूट में क्वेश्चन ऑफ लॉ से या डायरेक्टली या सब्सटैंशियली जो कि इशू है सूट में वहां पर, तो वो अलाउ कर सकते हैं बॉडी ऑफ पर्सन को या पर्सन को कि वो अपना ओपिनियन, अपना जो भी वो समझता है उस चीज को, अपना ओपिनियन उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे प्रेजेंट करे। अब ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रूल 9 मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर के बारे में बात कर रहा है। देखो मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर में नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ एनी पार्टीज। अगर मिस जॉइंडर हो गया है या नॉन जॉइंडर हो गया, मतलब पार्टीज को ज्वाइन नहीं किया या गलत पार्टी को ज्वाइन कर दिया है, तो उसमें किसी भी सूट, कोई भी सूट डिफीटेड नहीं होगा। मतलब कोई भी सूट को ऐसे कोर्ट डिसमिस नहीं कर देगी, खत्म नहीं कर देगी कि नहीं हम सुनेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा।
जो भी सही हो सकता है, क्योंकि मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर हो गया है पार्टीज का, तो उसको सही करा लीजिए, उसको करेक्ट करा लीजिए, करेक्शन हो जाएगा। द कोर्ट में इन एवरी सूट डील विद द कंट्रोवर्सी इन मैटर so far as regards the rights and interest of the parties actually before it, provided that nothing in this rule shall apply to the non-joiner of a necessary party। जो नेसेसरी पार्टी थी, मतलब जिसका होना बहुत ज्यादा जरूरी था, अगर आपने उसी को ज्वाइन नहीं किया तो फिर डिफीट हो जाएगा सूट। जनरल रूल क्या है, सूट डिफीट नहीं होगा। अब यहाँ पर लिखा तो नहीं है, लेकिन प्रॉपर पार्टी भी एक पार्टी होती है, आपको पता होगा, आपने सीपीसी पहले से पढ़ी है। अगर आप ये रैपिड रिवीजन देख रहे हैं तो मैं ये मान के चल रही हूँ, अज्यूम कर रही हूँ कि कुछ चीजें आपको पता है। तो प्रॉपर पार्टी एक पार्टी होती है और एक नेसेसरी पार्टी होती है। अब नेसेसरी पार्टी, नेसेसरी तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो एक इंपॉर्टेंट पार्टी है। अगर वो सूट में नहीं है, अगर उसको सूट में नहीं ज्वाइन किया गया है, उसका नॉन ज्वाइंडर हो गया है, तो सूट को तो हम फिर कैसे डिस्पोज ऑफ कर पाएंगे भाई? सूट को तो हम डिस्पोज ऑफ ही नहीं कर पाएंगे इस पार्टी के बगैर। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी अगर होता है तो ये रूल अप्लाई नहीं करेगा, मतलब कि सूट डिफीट हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर पार्टी एक ऐसी पार्टी होती है कि अगर ये पार्टी होगी, अगर ये पार्टी है, प्रेजेंट है वहां पर, तो सूट थोड़ा सा और अच्छी तरीके से डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। नहीं तो कोई ऐसी बहुत जरूरत नहीं है, वैसे भी सूट कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला इनके होने या ना होने से। ठीक है, तो इसी वजह से कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर पार्टी का मिस जॉइंडर या नॉन जॉइंडर हुआ है तो जो है सूट कोई डिफीट नहीं होता। लेकिन अगर नॉन जॉइंडर हुआ है नेसेसरी पार्टी का तो सूट डिफीट हो जाएगा। ठीक है, अब सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, अगर रॉन्ग प्लेंटिफ वगैरह हो गया है तो कोर्ट में स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज। अब ये जो है इंडेक्स बेस्ड है, इसको देख लेना। अगर डिफेंडेंट को ऐड कर लिया गया है तो प्लेंट को अमेंड कर दिया जाएगा। तो फिर डिफेंडेंट इज एडेड, द प्लेंट शैल unless the court otherwise direct be amended in such manner as may be necessary and amended copies of the summons of the plaintiff। किसको सर्व किया जाएगा? न्यू डिफेंडेंट को। ठीक है, गलत पार्टी को अगर कर दिया है तो। ठीक है, फिर रूल 10A में बताया है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंडक्ट ऑफ सूट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल 12 में आपको अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट फॉर अदर्स, सो वेयर देयर आर मोर प्लेंटिव्स देन वन, anyone or more of them may be authorized by any other of them to appear। मतलब कोई भी अपेयर हो सकता है या प्लीड कर सकता है और act for such other proceeding, and in like manner where there are more defendants than one, anyone or more of them may be authorized by any of them। मतलब देखो, अगर कई सारे डिफेंडेंट्स हैं, ये डिफेंडेंट है, ये डिफेंडेंट है, ये भी डिफेंडेंट है, ये भी डिफेंडेंट है, ये भी डिफेंडेंट है, तो अगर ये अपेयर हो रहा है तो इन लोगों ने ऑथराइज किया है इसको अपेयर होने के लिए, ये कह रहा है। तो उनका जो है इन लोगों का ऑथराइजेशन, इन 4 डिफेंडेंट्स का ऑथराइजेशन लेना जरूरी है, डिफेंडेंट्स या प्लेंटिफ जो भी। ठीक है, और अथॉरिटी होगी कैसे? राइटिंग में होगी, साइंड बाय द पार्टी गिविंग इट। ये पार्टी जो दे रही है ऑथराइजेशन, ये साइन करेगी और वो कोर्ट में फाइल किया जाएगा कि भाई हमारे उस बिहाफ पे ये आ रहे हैं बंदे। ठीक है, ऑब्जेक्शंस एज टू नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है कि इस पार्टी का नॉन जॉइंडर हुआ है या मिस जॉइंडर हुआ है, तो करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे आप बताइए ये बात। अब ये नहीं कि बाद में आप उसको जो है ऑब्जेक्शन सॉरी बाद में आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो, अगर बाद में ऑब्जेक्शन सब्सिक्वेंटली अराइजन एंड एनी सब ऑब्जेक्शन नॉट सो टेकन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड। बाद में अगर आपने किया ऑब्जेक्शन रेज, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। In all cases where issues are settled or at before the settlement unless the ground of objection has subsequently arisen, ये बात खत्म हो गई। ठीक है, and any such objection not so taken shall be deemed to have been waived। अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, आपको पता था कि नॉन जॉइंडर या मिस जॉइंडर हुआ है, तब भी अगर आपने नहीं लिया है वो ऑब्जेक्शन, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने अपना राइट वेव ऑफ कर दिया है, यानी कि आप ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहते। ठीक, अब ऑर्डर 1 से लेकर के ऑर्डर 8 तक थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम ले करके हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद थोड़ा सा जल्दी इसको करेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल ज़्यादा बनते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रही हूँ। ऑर्डर 2 देखो, ऑर्डर 2 फ्रेम ऑफ सूट के बारे में बात करता है। सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि ऑर्डर 2 में क्या दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेम ऑफ सूट दे रखा है। फ्रेम ऑफ सूट, तो एवरी सूट शैल बी प्रैक्टिकेबल बी फ्रेम्ड सो एज टू फाउंड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन अप टू the subjects in dispute and to prevent further litigation concerning them। ठीक है, और एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये पूछ ली जाती है कि सूट टू इंक्लूड होल क्लेम अगर कहा जा रहा है तो ये कौन से रूल में दे रखा है? तो रूल 2 में दे रखा है। तो कोई भी सूट है अगर, तो वो पूरा क्लेम इंक्लूड करेगा which the plaintiff is entitled to make respect in cause of action, but a plaintiff may relinquish a portion
of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of the court. जैसे मानो कि 50 लाख रुपए वादी को चाहिए, प्लेंटिफ को चाहिए, ठीक है, ये चाहिए, इनका पूरा क्लेम इस पर डिपेंड करता है, ये इनका क्लेम है, ये प्लेंटिफ का क्लेम है, लेकिन क्या कह रहा है कि पूरा अगर आपको करना है तो आपको पूरा क्लेम इंक्लूड करना चाहिए आपके सूट में, ठीक है, अगर उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है 50 लाख रुपए तक का मामला ट्राई करने का तो पूरा कर दो, पूरा ही करना ही है आपको। लेकिन क्या कहा, बट अ प्लेंटिफ में रिलिंक्विश, लेकिन प्लेंटिफ रिलिंक्विश कर सकता है, मतलब अगर इसको घटा के वो अपना क्लेम छोड़ना चाहे कि ठीक है भाई इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो 40 लाख रुपए मतलब 40 लाख रुपए तक का मामला ट्राई करने की, तो ठीक है मैं 10 लाख छोड़ देता हूं, मैं 40 लाख रुपए तक ही जो है अपना क्लेम रख रहा हूं, तो वो ऐसा कर सकता है, ठीक है, कि वो रिलिंक्विश कर सकता है अपना पोर्शन ऑफ क्लेम, ठीक है, वो ऐसा कर सकता है। दूसरी बात, रिलिंक्विशमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ क्लेम, सब रूल 2 में क्या दे रखा, व्हेन अ प्लेंटिफ ओमिट्स, अब यहाँ पर उसने ओमिट कर दिया ना, 10 लाख रुपए छोड़ दिए, और इंटेंशनली रिलिंक्विशेस या इंटेंशनली रिलिंक्विश करता है एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड्स स्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोर्शन सो एमिटेड और रिलिंक्विश्ड, तो वो दोबारा फिर स्यू नहीं कर सकता कि हमने यहाँ पर 10 लाख रुपए छोड़ दिए तो चले गए दूसरे कोर्ट में, ये यहाँ पे कोर्ट 1 में इन्होंने छोड़ दिए 10 लाख रुपए तो चले गए कोर्ट 2 में लेकर के अपने मामले को, नहीं, अगर आप करना चाहते हो तो या पहले ही कर लो, ठीक है। Omission to sue for one of several reliefs, a person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action may sue for all or any of such relief, but if he omits except with the leave of the court, अगर वो omit कर दे रहा है तो फिर पहले तो यहाँ से बट इफ ही ओमिट्स, यहाँ फिर पढ़ेंगे, टू स्यू फॉर ऑल सच रिलीफ्स ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड स्यू फॉर एनी रिलीफ्स ओमिटेड, अगर आपने अपनी मर्जी से ओमिट कर दिया है तो दोबारा आप उसको जो है रिलीफ उसके लिए नहीं मांग सकते, लेकिन अगर आपने कोर्ट की परमिशन ले ली, इसलिए मैंने उसको बाद में पढ़ाया कि एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट, लेकिन अगर आपने कोर्ट की परमिशन ले ली तो आप दोबारा कर सकते हो, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, ये पॉइंट याद रखना है। देन ये इलस्ट्रेशन कई बार पूछा जाता है, ये इलस्ट्रेशन देख लेना, ठीक है, ये आपका रिलिंक्विशमेंट से ही है रिलेटेड। देन रूल 3 में आपको जॉइंटर ऑफ कॉजेस ऑफ एक्शन के बारे में बताया गया, इसके ऊपर पढ़ लेना, वही वाला सीन है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को जॉइंटली उनका ट्रायल होगा। देन रूल 4 में बताया गया ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्टेन क्लेम्स को ही जो है ज्वाइन किया जाता है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिकवरी वगैरह कराना है, तो वो क्लेम कौन से है, ये क्वेश्चन आता है कि क्लेम ऑफ मीन प्रॉफिट्स है, ठीक है, क्लेम फॉर डैमेजेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्लेम्स इन विच द रिलीफ सॉट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। देन रूल 5 में क्लेम्स बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा अपने आप लोग। देन रूल 6 में पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स कोर्ट ऑर्डर कर सकती है अगर चाहे, तो वही सेम चीज है जो हम लोगों ने ऑर्डर 1 में पढ़ी है, नो ऑब्जेक्शन एज टू मिसजॉइंटर, अगर आप कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है तो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे रेज करना होगा। फिर उसके बाद ऑर्डर 3 पे आएंगे, तो ऑर्डर 3 ऐसे पहले तो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन इसका आता है, ये बात आपको याद रखनी है, और ये वाला क्वेश्चन आरजीएस 2018 में पूछा गया है, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ लीडर से रिलेटेड, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें बेसिकली पूछा यही जाएगा आपसे कि रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कौन कौन से होते हैं, तो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट पर्सन होल्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी, वो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट हो जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। पर्सन कैरिंग ऑन ट्रेड और बिजनेस इन द नेम ऑफ द पार्टीज, भाई मान लो कि कोई प्रिंसिपल पार्टी है, जो पार्टी है उसका कोई एजेंट है उसके नाम पे कहीं किसी जगह पर, मतलब पार्टी मान लो कि लखनऊ में है लेकिन वो अपना जो एजेंट है उसके नाम पर बिजनेस कानपुर में रन कर रहा है, तो वो भी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट होगा, ठीक है, तो ये इस तरीके की चीजें हैं, यहाँ पर ये आप लोगों को देख लेना है। फिर रूल 3 में क्या बताया, सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, भाई जब सर्विस ऑफ प्रोसेस का क्या मतलब है, जब समन इशू वगैरह किए जा रहे हैं तो वो उस पर ही किए जाएंगे, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को वो समन वगैरह पहुंचाया जाएगा और वो वैसे ही इफेक्चुअल होगा, मतलब उसका उसी तरीके से वो इफेक्टिव होगा जैसे कि पार्टी इन पर्सन को भेजा गया, जैसे कि प्रिंसिपल पार्टी को भेजा गया, यही माना जाएगा, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर वाला आपका पॉइंट है, तो नो प्लीडर शैल एक्ट फॉर एनी पर्सन इन कोर्ट अनलेस ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द पर्पस बाय सच पर्सन बाय डॉक्यूमेंट इन राइटिंग साइन, भाई कोई भी पर्सन एक्ट नहीं करेगा जब तक कि एज अ प्लीडर, जब तक कि उसको डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, मतलब उसको असाइन नहीं किया गया है ये चीज, और बाय हिज रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, चाहे वो खुद करे पर्सन में या उसका रिकॉग्नाइज्ड एजेंट ऐसा कर दे, ठीक है, या पावर ऑफ अटॉर्नी वाला जो पर्सन है वो करते हैं, तो ये एक बार देख लेना, मतलब ये बेसिकली मेंस में शायद पूछा गया था, और अपॉइंटमेंट ऑफ लीडर का आपको रूल नंबर याद रखना है कि रूल 4 में दिया हुआ है।
ठीक है। फिर रूल 5 में सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर, तो कोई भी प्रोसेस है सर्व्ड ऑन प्लीडर हु हैज बीन ड्यूली अपॉइंटेड टू एक्ट इन कोर्ट, जिसको ड्यूली अपॉइंट किया गया है कोर्ट में एक्ट करने के लिए, तो फिर क्या होगा, शैल बी प्रिज्यूम टू बी ड्यूली कम्युनिकेटेड एंड मेड नोन टू द, भाई अगर आप प्लीडर को भेज दिया, मतलब प्लीडर के पास समन की अगर डिलीवरी हो गई है तो माना जाएगा कि उस पार्टी के पास भी हो गई है, ठीक है, वैसे ही इफेक्चुअल होगा। Agent to accept service besides the recognized agent described in Rule 2, any person residing with the description of the code may be appointed as an agent to accept the service of process। अब ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखो कि अपॉइंटमेंट जो है वो राइटिंग में होता हो, कोर्ट में फाइल कराना जरूरी है, ठीक है। जो भी एजेंट है जिसको आप कह रहे हो कि वो अपनी सर्विस एक्सेप्ट करेगा, तो वो उसका जो अपॉइंटमेंट है वो राइटिंग में होना चाहिए, कोर्ट में ये चीज फाइल होनी चाहिए कि ये भाई मेरा एजेंट है, ठीक है। ऑर्डर 4, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इसको हम लोग सेक्शन 26 के साथ पढ़ते हैं, याद होगा आप लोगों को। तो सूट जो है कैसे कमेंस माना जाएगा, बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, और प्लेंट हमेशा डुप्लीकेट में जाएगा, डुप्लीकेट टू द कोर्ट, बाय प्रेजेंटिंग प्लेंट टू द डुप्लीकेट में होगा, ये क्वेश्चन है तो ये याद रखना, ठीक है। एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेन इन ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7, ये भी याद रखना है कि ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के रूल को कंप्लाई करना है। द प्लेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अनलेस इट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक। प्लेंट तब तक ड्यूली इंस्टीट्यूटेड नहीं माना जाएगा जब तक कि वो प्लेंट इन डुप्लीकेट ना फाइल किया गया हो कोर्ट में, और ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के अगर रूल्स कंप्लाई नहीं हुए हैं तो प्लेंट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड नहीं माना जाएगा। रजिस्टर ऑफ सूट्स का एक रजिस्टर देखो मेंटेन किया जाता है, जिसको हम लोग रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स कहते हैं, कि भाई जैसे मान लो 2024 का मामला है तो 2024 का मान लो 101वां मामला है, तो 101 रजिस्टर में लिखा जाएगा कि 101वां मामला है 2024 का, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस है, मतलब ऑर्डर बेस्ड इंपॉर्टेंस है, रूल बेस्ड इंपॉर्टेंस है, वो याद रखना। अब हमारा आता है ऑर्डर नंबर 5। अब देखो ऑर्डर नंबर 5 में क्या सारी चीजें हमें पढ़नी है। इशू ऑफ समन्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स। सबसे पहले तो समन्स के बारे में बताया गया है, तो वही चीज है कि समन्स जो है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस डिफेंडेंट के पास जाना चाहिए, तो ये 30 डेज का टाइम आपको याद रखना है, सबसे पहली चीज, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो समन शैल बी इशूड विद द डिफेंडेंट अपीयर्ड एट द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, भाई अगर एक बार डिफेंडेंट अपीयर हो गया है, जब प्लेंट का प्रेजेंटेशन हो रहा था उसी समय डिफेंडेंट अपीयर हो गया, तो समन भेजने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है समन्स को भेजने की। इसमें लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल रिटन स्टेटमेंट, अगर वो अपना WS फाइल नहीं करता, ऑर्डर नंबर 8, अगर वो अपना WS फाइल नहीं करता सेट पीरियड ऑफ 30 डेज में, अगर वो 30 डेज में फाइल नहीं करता, ही शैल बी अलाउड टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट ऑन सच अदर डे एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट, तो जो कोर्ट टाइमिंग देगी फॉर द रीजंस रिकॉर्डिंग, बट विच शैल नॉट बी लेटर देन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, तो 120 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए from the date of service of, and an expiry of 120 days from the date of service of summon, the defendant shall forfeit the right to file the written statement and the court shall not allow the written statement to be taken on record now। ठीक है, एक सेकेंड, यहां पर कुछ प्रॉब्लम है, यहां पर 120 डेज सबके बेयर एक्ट में 120 डेज है क्या? क्योंकि यहाँ पर प्रोवाइडेड फर्दर जो मेरे पास बेयर एक्ट है, ये तो चलो इसमें मैंने डाउनलोड किया हुआ है, बट प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द डिफेंडेंट, ये मैं भी बेयर एक्ट से पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट विद इन द सेट पीरियड ऑफ 30 डेज, ही शैल बी अलाउड टू फाइल, हाँ ओके देर इज अ मिस्टेक, तो मुझे लगता है ये अपडेटेड वर्जन नहीं है, 90 डेज का टाइम जो है मिलता है, वही मैं कहूँ बहुत ज्यादा समय इसमें लिखा हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये चीज जो है ध्यान रखो, देखो ये कितनी बड़ी गलती है यहाँ पर, और आई डोंट नो अपडेटेड क्यों नहीं पोस्ट रहता है, तो ये 120 डेज नहीं है, ये 90 डेज है, ठीक है। तो इसको एकदम से भूल जाओ, और ये 90 डेज है, ये याद रखना है हमें, ठीक है। ये 120 डेज बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो पूरी बात यहाँ पर लिखी हुई है द डिफेंडेंट शैल फोरफीट, ये भी अब आपके नए बेयर एक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, ये बात भी नहीं लिखी है बेयर एक्ट में, ठीक है। तो ये बिल्कुल पूरी चीज भूल जानी है, क्या है आपका नया चीज कि 90 डेज का टाइम है, तो ये 90 डेज का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और वैसे जनरली कितने दिन का टाइम मिलता है? 30 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है, विद इन 30 डेज जो है फाइल करना जरूरी है,
ठीक, तो ये याद रखना। ओके, अ डिफेंडेंट टू हुम समन हैज बीन इशूड, तो वो चाहे पर्सन में हो सकता है, चाहे बाय प्लीडर करा दो, या फिर बाय प्लीडर एक्कम्पनीड by some person able to answer such questions. Every summons shall be signed by a judge, तो जज के द्वारा साइन किया जाएगा, और कोई भी ऑफिसर या जो भी जज साहब अगर अपॉइंट करे किसी ऑफिसर को तो वो भी, और सील होना चाहिए कोर्ट का सील होना जरूरी है। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे रूल 2 पर। रूल 2 कह रहा है कॉपी ऑफ प्लेंट अनेक्स टू समन्स। तो ऑब्वियसली जो कॉपी ऑफ प्लेंट है, जब समन डिफेंडेंट को जा रहा है तो उसमें कॉपी ऑफ प्लेंट भी लगी होगी, क्योंकि भाई डिफेंडेंट को भी तो पता चले कि उसके ऊपर क्या सारी चीजें लगी हुई है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। फिर रूल नंबर 3 पे आप आएंगे, तो रूल नंबर 3 में क्या बताया? रूल नंबर 3 में बताया कि कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपेयर इन पर्सन। कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है डिफेंडेंट को या प्लेंटिफ को कि वो आ करके इन पर्सन अपेयर हो। And where the court sees reasons to require the personal appearance of the plaintiff on the same day, it shall make an order for the appearance। और अगर तुरंत अगर उसको चाहती है तो कोर्ट तुरंत भी बुलवा सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो रूल 4 में बताया कि नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपेयर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टन लिमिट्स। भाई देखो यहाँ पर कुछ बातें बता रखी है कि अगर इतने लिमिट्स के अंदर वो बंदा नहीं रह रहा है ना, पार्टी नहीं रह रही है, तो उसको नहीं बुलाएगी कोर्ट। ठीक, तो कोई भी पार्टी को ऑर्डर नहीं किया जाएगा अपेयर होने के लिए, नो पार्टी, अनलेस वो अगर लोकल लिमिट्स में रह रहा है कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, तो बुला लो भाई, आ जाएगा, टाइम से वक्त से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट अपना भी टाइम बचा रही है और उसको भी, मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर कोर्ट अपना भी टाइम बचाती है और उस बंदे को परेशान, पार्टी को परेशान नहीं करना चाह रही। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। और यहाँ पर एक सर्टेन लिमिट दे रखी है जो की है कि, एक सेकेंड, okay, so without such limits but at place less than 50 or where there is a railway or streamer communication। अब देखो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो 50 माइल से लेकर के अगर 200 माइल्स तक का डिस्टेंस है, क्या लिखा है, 50 माइल से लेकर के अगर 200 माइल्स तक का डिफरेंस है, मतलब इस बीच में है, तो बुला लेगी। कोर्ट हाउस से अगर इतना डिफरेंस है उसके घर का, तो ठीक है बुला लेगा, नहीं तो कोर्ट नहीं बुलाता, मतलब अब अपेयर नहीं करेगा, ऑर्डर नहीं करेगा अपेयर होने के लिए। ठीक है, देन समन्स टू बी ईदर टू सेटल इश्यूज और फॉर फाइनल डिस्पोजल। तो कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि एट द टाइम ऑफ इश्यूज ऑफ समन्स वेदर इट शैल बी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज ओनली, और या फिर फाइनल डिस्पोजल के लिए होगा। क्योंकि भाई हम पढ़ते हैं ना कि डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग ऑर्डर नंबर 15 में, तो वो चीज कोर्ट बताएगा। ठीक है, कोर्ट उसी समय डिटरमाइन करेगा कि मतलब पहले ही हियरिंग में इसको खत्म करना है फाइनल डिस्पोजल के लिए या सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए केवल कर रहे हैं। देन फिक्सिंग डे फॉर अपेयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, तो कोर्ट जो है वो डेट फिक्स करेगा कि उसको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा अपेयर और आंसर करने के लिए उस डे पर। देन रूल 7 में समन्स टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट रिलाइड बाय अपॉन हिम। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कोर्ट ये करेगा कि अब उसको समन जो भेजे गए अपेयर एंड आंसर करने के लिए, शायद ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट या कॉपीज हैं जिसपे वो रिलाई करता है, उसका पूरा केस बेस्ड है, वो उसके पोजेशन में है भाई, तो वो लेकर के आए अपने कोर्ट में अपने केस को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, देन रूल 8 में ऑन इशू ऑफ समन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल डिफेंडेंट टू बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस हिज विटनेस। तो ये सारी चीजें एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, क्योंकि सब कुछ तो पढ़ना नहीं है। क्या पूछा जाता है, मतलब जनरली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका 9A, रूल 9A, जिसको हम लोग दास्ती समन्स भी कहते हैं। और ये पूछा जाता है कि दास्ती समन्स क्या होते हैं, मतलब दास्ती समन्स किस में दे रखा है। तो याद रखना है रूल 9A में दे रखा है आपका, ऑर्डर 5 रूल 9A में, कि समन जो है वो प्लेंटिफ को दे दिया जाता है कि प्लेंटिफ जाए और उस समन्स की सर्विस करके आए, किसको, डिफेंडेंट को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि
रूल 11 में सर्विस ऑन सेवरल डिपेंडेंट्स, तो वेयर देयर आर मोर डिपेंडेंट्स तो सर्विस ऑफ समन शैल बी मेड टू ईच डिपेंडेंट। भाई अगर एक से ज्यादा डिपेंडेंट है तो सबको करना होगा, ये नहीं कि अगर 5 है तो एक को कर दिया तो प्लेंटिफ का काम खत्म हो गया, नहीं 5 के 5 को करो और उसका पैसा भरो, मतलब प्लेंटिफ पैसा देता है ना कि समन भेजने का, इसलिए। ठीक है, तो और फिर क्या है, सर्विस टू बी ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन वेन प्रैक्टिकेबल और ऑन हिज एजेंट, या तो डिफेंडेंट को कर दो इन पर्सन या फिर आप उसके एजेंट को भी कर सकते हो। सर्विस ऑन एजेंट बाय होम डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस पर भी हो सकता है। अब ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल नंबर 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि ये कहता है कि जब कोई नहीं मिल रहा है तो डिफेंडेंट के अडल्ट मेंबर, घर के जो अडल्ट मेंबर है उसको देना। देखो यहाँ पर अडल्ट मेल मेंबर नहीं लिखा है, सीआरपीसी से कंफ्यूज नहीं होना, अडल्ट मेंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये बात कही गई कि सर्वेंट जो है वो मेंबर ऑफ द फैमिली नहीं होता है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रूल। ठीक, ये चीज आप सीआरपीसी से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन भूल से भी मेल मेंबर मत लिख के आना। अडल्ट मेल हो सकता है, सॉरी अडल्ट मेंबर हो सकता है वेदर मेल और फीमेल जो भी, ठीक है, अडल्ट होना चाहिए बट। ठीक, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपके लिए रूल 17 इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर बताया है कि प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड। तो फिर क्या प्रोसीजर होगा, तो आपको पता है ना, हम लोग उस पर पढ़ते हैं सीआरपीसी में कि उसको जो है शैल अफिक्स अ कॉपी ऑफ समन्स ऑन द आउटर डोर, मतलब ऐसे कॉन्स्पिशियस पार्ट में जो है उसको लगा दिया जाएगा जहां से डिफेंडेंट, जहां पर ऑर्डिनरी डिसाइड करता है, जहां पर लोगों को दिखेगी भाई इस पर्सन के अगेंस्ट जो है समन्स वगैरह आए हुए हैं। तो यहां से लेकर के आप यहां तक इसको एक बार अपने आप पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो याद करने वाली चीज है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर, तो वेयर समन्स इज रिटर्न अंडर ऑर्डर अंडर रूल 17, जब समन को रिटर्न कर दिया गया, भाई यहाँ पर समन रिटर्न हो रहा है ना जब, क्योंकि उसको तो मिल नहीं पाया, उसने सर्विस एक्सेप्ट नहीं करी या रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से, या वो मिल भी नहीं पा रहा, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि the court shall, if the return that under that rule has not been verified by the affidavit of the serving officer, and may, if it has been so verified, examine the serving officer on oath, उनको on oath examine किया जाएगा, and cause him to be examined by other court, या फिर हो सकता है कि दूसरे कोर्ट से भी उसको examine करवाया जाए, touching his proceedings and may make such further inquiry in the matter as it thinks fit। तो ये आपको पता होना चाहिए रूल 19 में क्या दे रखा है बस। रूल 20 आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के बारे में बात कर रहा है, ये आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कहाँ दे रखा है ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन रूल नंबर 24 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन। अगर डिफेंडेंट प्रिजन में है, कन्फाइंड है प्रिजन में, जेल में है, तब क्या होगा, तो समन शैल बी डिलीवर्ड और सेंट कहाँ पर, बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, या तो फैक्स मैसेज या तो इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस, और बाय एनी अदर मींस एज मे बी प्रोवाइडेड बाय द रूल्स मेड बाय द हाई कोर्ट, जैसा भी हाई कोर्ट अप्रूव करे उस हिसाब से होगा, टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन फॉर द सर्विस ऑफ डिपेंडेंट। तो ये एक रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 30 रूल्स हैं, 30 के 30 रूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए बचा हो, जो मतलब पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे ऑर्डर नंबर 6। ऑर्डर नंबर 6 किस बारे में बात कर रहा है, ऑर्डर नंबर 6 हमें प्लीडिंग्स के बारे में बता रहा है। तो प्लीडिंग प्लेंट भी हो सकता है, रिटन स्टेटमेंट भी हो सकता है। भाई डिफेंडेंट की प्लीडिंग होगी WS, हमारा रिटन स्टेटमेंट, और हमारी प्लेंटिफ की, वादी की जो प्लीडिंग है वो क्या है, वो प्लेंट है। तो ये चीज सबसे पहले तो यही बात पता होना चाहिए कि ऑर्डर 6 में आपको प्लीडिंग्स के बारे में बता रखा है। ऑर्डर नंबर 1 में प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट एंड और रिटन स्टेटमेंट। प्लीडिंग हमेशा मटेरियल फैक्ट्स को स्टेट करेगी, एविडेंस को नहीं। जो मटेरियल फैक्ट्स हैं प्लीडिंग में सिर्फ उतनी ही बात आपको बतानी है, फालतू की बकवास उसमें नहीं लिखनी है। ठीक है, एविडेंसेस वगैरह पेश करने के लिए आपको आगे का समय दिया जाता है। प्लीडिंग इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए, आप मतलब प्रिसाइजली अपनी पूरी बात समझा सके, प्लीडिंग इस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। फिर फॉर्म ऑफ प्लीडिंग किस तरीके का होगा, एक सेकेंड। तो यही सारी इसमें देखो, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि डिवाइडेड इन पैराग्राफ्स होना चाहिए, नंबर्ड कंसेक्यूटिवली होना चाहिए, ईच एलिगेशन बीइंग सो फार एज कन्वीनियंट कंटेनिंग सेपरेट पैराग्राफ। जो भी एलिगेशन लगा रहा है प्लेंटिफ डिफेंडेंट पे या डिफेंडेंट प्लेंटिफ पे, तो वो सेपरेट पैराग्राफ में होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। डेट्स, सम्स एंड नंबर्स शैल बी एक्सप्रेस्ड इन प्लीडिंग एज वेल एज इन वर्ड्स। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद
अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर्म ऑफ प्लीडिंग, तो ये फॉर्म ऑफ प्लीडिंग देख लेना कि अपेंडिक्स ए में दे रखा है ये फॉर्म ऑफ प्लीडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, 3A इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ना चाहो छोड़ देना। पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी, ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पढ़ना चाहो तो फिर पढ़ने के लिए तो हम लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहो एक बार अपने हिसाब से देख लेना। बाकी इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है भाई। अपेंडिक्स ए वाला मैंने आपको बताया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो है ये वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स वाला। कहां पर गया रूल नंबर 15, ये वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स वाला चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट एक्ट 1999 से आया, ठीक है, और इसमें क्या सिस्टम है कि हर एक प्लीडिंग वेरीफाई होगी। ये पूछ लिया जाता है कि कौन से वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग कहां पर दे रखा है। एंड द वेरिफिकेशन शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट एंड शैल स्टेट द डेट ऑन विच द प्लेस इट वाज साइंड। ये सारी चीजें होगी। पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग शैल आल्सो फर्निश एन एफिडेविट। तो ये रूल 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद रूल 16 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि कह रहा है कि प्लीडिंग्स को स्ट्राइक आउट, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, मतलब ये चीजें तो आप बिल्कुल छोड़कर नहीं जा सकते, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द ऑर्डर टू बी स्ट्रक आउट। कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि प्लीडिंग को स्ट्रक आउट करो, और अमेंडेड इन एनी मैनर इन एनी प्लीडिंग जहां पर उन्हें अननेसेसरी लग रहा है, स्कैंडलस लग रहा है, फ्रिवलेस लग रहा है, वेक्सेसियस लग रहा है, मतलब फालतू की चीज है, उसमें कोई मटेरियल चीज है ही नहीं, बस ऐसे ही एक दूसरे को परेशान करने के लिए जो है इन्होंने केस कर दिया, ठीक है। विच में टेंड टू प्रेजुडिस, एम्बैरस और डिले द फेयर ट्रायल ऑफ द सूट, अगर ऐसा भी लग रहा है तो भी कोर्ट जो है स्ट्राइक आउट कर देगी। विच इज अदरवाइज एन अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, तो भी कोर्ट जो है वो स्ट्राइक आउट कर देगी। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कब जो है कोर्ट स्ट्राइक आउट करेगी प्लीडिंग्स को। फिर उसके बाद आपके लिए रूल नंबर 17 इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के बारे में बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के बारे में, तो कोर्ट में एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स अलाउ ईदर पार्टी टू ऑल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग्स। दोनों पार्टियों को, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है किसी भी स्टेज पर। ये पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेज पर, तो किसी भी स्टेज पर कर सकती है। एंड ऑल सच अमेंडमेंट शैल बी मेड एज मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चंस इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। और जो है अमेंडमेंट्स किए जाएंगे जो भी नेसेसरी वगैरह है, जहां पर कोर्ट को लग रहा है कि ये जो है इस पर्पस से अमेंडमेंट किए गए हैं ताकि रियल क्वेश्चंस को डिटरमाइन किया जा सके जो भी कंट्रोवर्सी में है। प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट शैल बी अलाउड आफ्टर द ट्रायल हैज कमेंस्ड। ये इंपॉर्टेंट है, क्या चीज कि एक बार ट्रायल अगर कमेंस हो गया तो उसके बाद फिर अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप अमेंड करिए। ट्रायल शुरू होने के बाद नहीं कर सकते, अनलेस द कोर्ट कम्स टू एन कंक्लूजन दैट इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस। अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ड्यू डिलिजेंस लेने के बाद, सारी केयर लेने के बाद भी पार्टी जो है पहले इस चीज को रेज नहीं कर सकती थी, पार्टी कुड नॉट हैव रेज द मैटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, तो फिर तो कोर्ट कहेगी चलो ठीक है कर लो, ठीक। फिर रूल नंबर 18 में क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो टाइम लिमिट दे रखी है वो इंपॉर्टेंट है। If a party who has obtained an order for leave to amend does not amend accordingly within the time period for that purpose by the order, को अगर जो है सॉरी जो टाइम दिया गया उस समय में इन्होंने अमेंड नहीं किया, एंड इफ नो टाइम इज देयर बाय लिमिटेड, देन अगर कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, अगर नो टाइम लिमिट इज मेंशन, तो कितने दिन है, 14 डेज है। अगर कोर्ट ने टाइम लिमिट दिया कि तुम्हें 20 दिन का टाइम दे रहे हैं, जाओ अमेंड करके लाओ, तो उतने में आपको अमेंड करके लाना है, ठीक। लेकिन अगर 14 डेज का टाइम दिया है, अगर कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, अगर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, तो आप मानोगे कि 14 डेज का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर दिया उस दिन से 14 डेज का टाइम है। ही शैल नॉट बी परमिटेड टू अमेंड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सच लिमिटेड टाइम एज अफोरसेड ऑफ सच 14 डेज। भाई कोर्ट ने पहले कहा 20 दिन में जाओ अमेंड करके लाओ, नहीं किया तो अब आगे का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक। आगे के टाइम के लिए ही शैल नॉट बी परमिटेड। 14, कोर्ट ने कुछ नहीं कहा था, आपको 14 दिन मिले थे, आपने तब भी अमेंड नहीं किया, तो भी जो है कोर्ट आगे का टाइम जो है परमिट नहीं करेगा, मतलब अमेंड नहीं करने देगा, अनलेस द टाइम इज एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट। लेकिन कोर्ट प्यारा है ना, क्योंकि तो कोर्ट टाइम एक्सटेंड भी कर सकता है अगर कोर्ट चाहे तो, सेटिस्फाइड है अगर। तो ये सारी टेक्निकलिटीज है। फिर आओगे ऑर्डर 7 पे, तो ऑर्डर 7 में आपका रूल नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कह रहा है कि कोर्ट में क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए। तो ये आप अपने हिसाब से एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर मैं कह रही हूँ इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस 50 बार पूछे गए इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। रूल नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, रूल नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपसे पूछेगा कि प्लेन रिटर्न का क्या सिस्टम होगा। तो
क्या होगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 10A द प्लेंट शैल एट एनी स्टेज ऑफ द सूट बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। प्लेंट को रिटर्न कर दिया जाएगा। For the removal of doubts, it is hereby declared that the Court of Appeal or Revision may direct, after setting aside the decree, pass in suit the return of plaint under this sub-rule. छोड़ो the provision, the procedure on returning the plaint. On returning a plaint, the judge shall endorse thereon. जब प्लेंट को रिटर्न किया जा रहा है, प्लेंट को रिटर्न अगर कर रहे हैं जज, तो वो क्या करेंगे, एंडोर्स करेंगे एक डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न। कब प्रेजेंट किया गया था, कब आप रिटर्न कर रहे हैं, वो चीजें आपको बतानी है। द नेम ऑफ द पार्टी प्रेजेंटिंग इट, जो पार्टी उसको प्रेजेंट करी वो भी, एंड ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजंस फॉर रिटर्निंग इट। क्यों, मतलब रीजंस क्या है, किस वजह से रिटर्न किया जा रहा है, ये सारी चीजें भी जज साहब लिख करके देंगे। रूल 10A प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ कोर्ट टू फिक्स अ डेट ऑफ अपीयरेंस इन द कोर्ट वेयर प्लेंट इज टू बी फाइल्ड आफ्टर इट्स रिटर्न। तो where in any suit after defendant has appeared, the court is of opinion that the plaint should be returned, it shall before doing so intimate its decision to the plaintiff। जहां पर किसी भी सूट में डिफेंडेंट के अपेयर होने के बाद कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि प्लेंट को रिटर्न कर देना चाहिए, तो कोर्ट इंटिमेट तो करेगी, प्लेंटिफ को बताएगी तो कि हम रिटर्न कर रहे हैं, बताना जरूरी है। Where an intimation is given to the plaintiff under sub-rule 1, plaintiff may make an application to the court specifying the court in which he proposes to present the plaint after its return। कि भाई अब प्लेंटिव बताएं, वादी बताए कि कहां पर जो है वो कौन से कोर्ट में प्रपोज कर रहा है कि हम यहां पर अपना प्लेंट लेकर के जाना चाहते हैं, सूट लेकर के जाना चाहते हैं। प्रेइंग दैट द कोर्ट में फिक्स, ये कोर्ट से प्रे करेगा, कौन, प्लेंटिव प्रे करेगा दैट द कोर्ट में फिक्स अ डेट फॉर द अपीयरेंस ऑफ पार्टीज इन द सेट कोर्ट। जहां पर रिटर्न, जो दूसरा वाला कोर्ट है जहां पर रिटर्न करने के बाद जाएगा, तो वहां पर के लिए भी अपीयरेंस, पार्टी के अपीयरेंस के लिए एक डेट कोर्ट फिक्स कर देगी। रिक्वेस्टिंग दैट द नोटिस ऑफ डेट सो फिक्स्ड मे बी गिवन टू हिम एंड टू द डिफेंडेंट। और फिर उसके बाद जब आप ये कोर्ट जब ये चीज कंफर्म कर लेगी कहां पर कौन से डेट को जाना है, तो वो प्लेंटिफ को भी बता दिया जाए, नोटिस दे दी जाए, और डिफेंडेंट को भी नोटिस दे दिया जाए। ठीक है। Then where an application is made by the plaintiff under sub-rule 2, the court shall, before returning the plaint and notwithstanding that the order of return of plaint was made by it on the ground that it has no jurisdiction to try the suit, जहां पर उन्हें लग रहा है कि उनका jurisdiction नहीं है सूट को ट्राई करने का, तो fixed date of the appearance, ये एक बार पढ़ लेना, give to the plaintiff and defendant notice of date of such appearance। तो ये सारी चीजें जो है कोर्ट देगी। अब आपके लिए रूल नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, जो कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में बता रहा है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, तो प्लेंट को किस चीज से रिजेक्ट किया जा सकता है, कब कोर्ट जो है प्लेंट रिजेक्ट कर सकती है, जहां पर डिस्क्लोज नहीं हो रहा है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, यही नहीं पता चल पा रहा है, तो क्या करेंगे, प्लेंट रख के तो रिजेक्ट हो सकता है प्लेंट। जहां पर रिलीफ जो क्लेम करी गई है वो अंडर वैल्यूड है, मतलब कम है, एंड द प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन द टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट फेल्स टू डू सो। और कोर्ट ने टाइम भी दिया कि भाई आपका प्लेंट अंडर वैल्यूड है, मान लो कि होना चाहिए था प्लेंट का जो क्लेम होना चाहिए था वो होना चाहिए था 10 लाख रुपए, अब वो 1 ही लाख रुपए में प्लेंट को वो कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं रिलीफ। तो ये चीज के लिए कोर्ट कहेगी कि आपका जो प्लेंट है वो अंडर वैल्यूड है, आप कृपया करके इसको ठीक करके लाएं, और अगर वो ठीक करके नहीं लाते हैं, फेल्स टू डू सो, तो कोर्ट रिजेक्ट कर देगी, ध्यान नहीं देती इतना। वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपर्ली वैल्यूड, लेकिन अब क्लेम जो किया है वो तो प्रॉपर्ली वैल्यूड है, लेकिन प्लेंट इज रिटर्न्ड अपॉन पेपर इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड, लेकिन प्लेंट को इस वजह से रिटर्न किया जा रहा है क्योंकि दैट इज इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड एंड द प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू सप्लाई द, उसने फिर प्लेंटिफ ने यहाँ पर रिक्विजिट स्टैम्प पेपर भी जो है कोर्ट को नहीं दिया। वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ, जहां पर सूट जो है ऐसा लग रहा है किसी स्टेटमेंट की वजह से जो कि प्लेंट में दिया गया है कि वो बार्ड है बाय एनी लॉ। तो बार्ड बाय एनी लॉ का मतलब है मान लो लिमिटेशन एक्ट से बार्ड है, फॉर एग्जांपल कि भाई आपके पास 3 साल का ही टाइम था, आप पता नहीं जो है कब लेकर के उसको आ रहे हो, 12 साल बाद आपको ध्यान आ रहा है कि आपको प्लेंट भी इंस्टीट्यूट करना चाहिए, तो ऐसे में भी रिजेक्ट कर देगी। वेयर इट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, देखो अगर डुप्लीकेट में भी फाइल नहीं हुआ तो भी कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। एंड वेयर द प्लेंटिव फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 9, अगर रूल 9 के प्रोविजंस को कंप्लाई भी नहीं किया तो भी कोर्ट जो है वो रिजेक्ट कर सकती है। ये मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट है हालांकि, लेकिन मैंने कहा कि जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपका प्री के लिए इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। फिर उसके बाद आपका रूल नंबर 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जहां पर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रिक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेंट।
ये पूछा जाता है कई बार कि किसमें दे रखा है कि भाई अगर एक बार ये रूल नंबर 11 में जो चीजें बताई गई है प्लेंट को अगर रिजेक्ट कर दिया गया तो इसका क्या मतलब है, प्लेंटिफ नया सूट नहीं ला सकता क्या, नया प्लेंट नहीं ला सकता? बिल्कुल ला सकता है। इसमें उसको प्रिक्लूड नहीं किया गया कि वो नहीं लेकर के आ सकता, ठीक है, ला सकता है। अब इसमें से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर नंबर 8 पे हम बढ़ेंगे तो ऑर्डर नंबर 8 हमें रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि ऑर्डर नंबर 8 में क्या दिया है ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि इंडेक्स बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, कई बार बोल चुकी हूँ तो आपको पता होना चाहिए। तो डिफेंडेंट कितने दिन में फाइल करेगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन्होंने नॉट लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन लिखा हुआ है, और पहले पता नहीं क्यों ऐसा लिखा हुआ था। अच्छा, यहाँ पर ये चीज दी हुई है, एक सेकेंड, ये स्पेशल अमेंडमेंट है, ये स्पेशल अमेंडमेंट है, बट यहाँ पर इन्होंने ये कमर्शियल डिस्प्यूट मेंशन नहीं किया। अगर कमर्शियल डिस्प्यूट है तो 120 डेज का टाइम है, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। ये यहाँ पर मुझे लग रहा है अपडेटेड बेयर एक्ट नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके बेयर एक्ट में तो मेंशन होगा, अगर आपका 2022 का बेयर एक्ट है तो ये तो आपके में मेंशन होगा। तो ये चीज वैसे भी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि 30 दिन का टाइम पहले दिया जाता है और फिर नॉट मोर देन 90 डेज का टाइम बाद में, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद देखो रूल नंबर 3 में क्या दिया गया है, ये पूछा जाता है डिनाइल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक डिनाइल करे वो, ठीक है। एंड फिर आपके लिए रूल 3 के बाद आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रूल 4 इंपॉर्टेंट है, जो कि कह रहा है कि इवेसिव डिनाइल का मतलब ये है कि नॉट क्लियर। इवेसिव का मतलब होता है नॉट क्लियर। भाई इस तरीके का डिनाइल मत करो कि समझ ही में ना आए, ही मस्ट नॉट डू इट इवेसिवली, कि कुछ भी कह दिया समझ ही में नहीं आ रहा क्या, तो इस तरीके का डिनाइल मत करिए। जो भी आप लिख रहे हैं अपने रिटर्न स्टेटमेंट में, उसका हर एक चीज की कोई ना कोई वजह होती है। तो अगर आप प्लेंटिफ के किसी क्लेम को आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, तो क्यों ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं लिख देने का कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर ऐसे क्यों ऐसा नहीं है ये भी लिखना जरूरी है, रीजंस आपको बताना जरूरी है कि आप क्यों पर्टिकुलर चीज को डिनाई कर रहे हो, ठीक है। देखो लिखा हुआ है ना, इट शैल नॉट बी सफिशिएंट टू डिनाई दैट ही रिसीव्ड दैट पर्टिकुलर अमाउंट बट ही मस्ट डिनाई दैट ही रिसीव्ड दैट सम और एनी पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। कोई पर्टिकुलर, अब तो मैं खुद ही नहीं पता चल रहा कि हाँ पर्टिकुलर अमाउंट मैं डिनाई कर रहा हूँ कि नहीं, ऐसा जो भी अमाउंट है वो स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि कितना अमाउंट है, ठीक है। देन रूल नंबर 5 में हमें स्पेसिफिक डिनाइल के बारे में बता रहा है, स्पेसिफिक डिनाइल आपका होना चाहिए, वही सारी चीजें हैं। तो रूल नंबर 3 से लेकर के रूल नंबर 5 तक आपको स्पेसिफिक डिनाइल के बारे में बताता है, सॉरी मतलब डिनाइल्स के बारे में बताता है, तो ये आपको बताना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ोगे तो रूल 6 में आपको जो है सेट ऑफ के बारे में पता चलेगा, पर्टिकुलर्स टू बी सेट ऑफ। तो सेट ऑफ कहाँ दिया गया है ये भी पूछ लिया जाता है। इफेक्ट क्या होता है सेट ऑफ का, द रिटन स्टेटमेंट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज द plaintiff cross suit so as to enable the court to pronounce a final judgment in respect of both of the original claim and the set off, but this shall not affect the lien amount decreed of any pleader in respect of the cost payable to him under the decree. The rules relating to a written statement by a defendant apply to a written statement in answer to claim of a set off. भाई क्रॉस सूट है ना, क्योंकि हम कह रहे हैं एज अ प्लेन सेम इफेक्ट होता है उसी तरीके से क्रॉस सूट का। तो द रूल्स रिलेटिंग टू रिटन स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट अप्लाई टू रिटन स्टेटमेंट इन आंसर। भाई देखो क्या हो रहा है कि प्लेंटिफ ने आकर के कहा कि इन्होंने मुझसे 5,000 रुपए लिए, डिफेंडेंट भी आकर के कह रहा है कि इन्होंने मुझसे 2,000 रुपए लिए, ठीक है। तो अब जब डिफेंडेंट ये बात आकर के कह रहा है कि इन्होंने मुझसे 2,000 रुपए लिए, तो ये ऐसा क्रॉस सूट वर्क कर जाएगा। सेट ऑफ तो हो गया कि भाई जब तुमने भी 2,000 रुपए इन्होंने भी लिए, तो अब मामला तो 3,000 रुपए का बचा ना, तो ऐसा क्रॉस सूट वर्क करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये जो इलस्ट्रेशन है ये एक बार देख लेना, क्योंकि इससे इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब 6A से लेकर के 6G तक आप लोगों को सॉरी काउंटर क्लेम के बारे में देखने को मिलेगा, काउंटर क्लेम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट 6A में क्या दे रखा है, काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट, ठीक। फिर उसके बाद आपका 6B
6B, 6C, 6D, 6E एंड 6F, 6G, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। 6D आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहता है इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द सूट इफ इन एनी केस इन विच द डिफेंडेंट सेट्स अप अ काउंटर क्लेम, अगर उन्होंने काउंटर क्लेम किया, द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज स्टेड, तो प्लेंटिफ का सूट जो है वो स्टे कर दिया जाता है, डिसकंटिन्यूड, डिसमिस्ड, द काउंटर क्लेम बी नेवरदलेस बी प्रोसीडेड विद। इसमें क्या बताया, इसमें ये बताया कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम कर दिया उसके बाद प्लेंटिफ कह रहा है कि ठीक है मुझे मतलब मामला नहीं चलाना, तो तुम्हें नहीं चलाना कोई बात नहीं, आपको मामला नहीं चलाना कोई बात नहीं, लेकिन वो काउंटर क्लेम तो तब भी वर्क करेगा उसी तरीके से, मतलब काउंटर क्लेम तो चलेगा ही चलेगा, आपको मामला नहीं चलाना, आप कोई बात नहीं, मतलब आप खुद ही फंस गया प्लेंटिफ। ठीक है, कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो ये 6A से 6G तक आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए और इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल नंबर 10 एक बार देख लो, प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि पार्टी अगर रिटन स्टेटमेंट को वो नहीं करती तो कोर्ट शैल प्रोनाउंस द जजमेंट अगेंस्ट हिम, तो अगेंस्ट द डिफेंडेंट जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया जाएगा और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंक्स फिट, या फिर जो भी उन्हें ठीक लगता है वो ऑन द प्रोनाउंसमेंट ऑन सच जजमेंट अ डिक्री शैल बी ड्रॉन अप, जजमेंट आएगा तो डिक्री भी आएगी। Provided further that no court shall make an order to extend the time provided under Rule 1 of this order for filing of the written statement। देख लो, ये वही है, स्पेशल अमेंडमेंट है, इसको छोड़ दो, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, इसको छोड़ दो, ये स्पेशल अमेंडमेंट वाला कमर्शियल डिस्प्यूट वाला सिस्टम है। ठीक है, अब हम आएंगे ऑर्डर नंबर 9 पे। अब देखो ऑर्डर नंबर 9 में, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ऑर्डर नंबर 9। देखो क्या बताता है ऑर्डर नंबर 9, सबसे पहले तो पार्टीज टू अपेयर ऑन फिक्स डे ऑफ सर्विस ऑफ समन, तो अपेयर और आंसर करने के लिए चाहे पर्सन में चाहे एज अ प्लीडर अपेयर और आंसर करेंगे, अपेयर होंगे तो आंसर भी करेंगे, चाहे प्लीडर के द्वारा हो या इन पर्सन हो। देन रूल नंबर 2 में क्या बताया, डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन्स नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लेंटिफ्स फेलियर टू पे कॉस्ट, भाई प्लेंटिफ अगर फेल कर गया, उसने कॉस्ट नहीं पे करी, उसने पोस्टल चार्ज वगैरह नहीं पे किए, ये देखो पोस्टल चार्ज वगैरह नहीं पे किए और कॉपी नहीं प्रेजेंट करी, और फेलियर टू प्रेजेंट कॉपीज ऑफ प्लेट आर रिक्वायर्ड बाय रूल 9 ऑर्डर 7, उसने कॉपी भी नहीं प्रेजेंट करी, तो कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड, कोर्ट ऑर्डर करेगी कि डिसमिस कर दिया जाए, लेकिन नो ऑर्डर शैल बी मेड, डिसमिसल का ऑर्डर नहीं किया जाएगा जब डिफेंडेंट अपेयर हो जाता है। अगर डिफेंडेंट अपेयर हो गया तो फिर कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की, डिफेंडेंट अगर अपेयर हो गया है उस दिन जिस दिन उसको बुलाया गया तो फिर ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, तो प्लेन को डिसमिस नहीं किया जाएगा। रूल 3 में क्या बताया कि जब कोई पार्टी अपेयर नहीं हो रही है, ये पूछ लिया जाता है कि जब कोई पार्टी अपेयर नहीं हो रही तब क्या, तो द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट इज डिसमिस्ड, तो डिसमिस हो जाएगा। फिर उसके बाद रूल नंबर 4 में क्या बताया गया, प्लेंटिफ में ब्रिंग अ फ्रेश सूट और कोर्ट में रिस्टोर्ड सूट टू फाइल, तो बस इतना बताया गया कि एक रेमेडी की तरह वर्क कर रहा है कि अगर सूट को डिसमिस कर दिया गया रूल 2 और रूल 3 के अंदर, तो एक फ्रेश सूट जो है प्लेंटिफ लेकर के आ सकता है या फिर कोर्ट जो है रिस्टोर भी कर सकती है उसकी फाइल को, ठीक है, सूट को मतलब। देन रूल नंबर 5 में क्या बताया गया, रूल नंबर 5 में बताया गया डिसमिसल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिफ आफ्टर समन्स रिटर्न अनसर्व्ड फेल्ड फॉर 7 days टू अप्लाई फॉर फ्रेश समन्स। अब ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि प्लेंटिफ का यहाँ पर फेलियर हुआ है समन्स को इशू करने में, डिफेंडेंट को 7 दिन का आपको समय दिया गया, पीरियड ऑफ 7 days डिफेंडेंट को समन देने के लिए, लेकिन आपने नहीं दिया और समन जो है रिटर्न हो गया अनसर्व्ड, मतलब सर्व नहीं हुआ, रिटर्न हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है देखो, फ्रॉम द डेट ऑफ द रिटर्न मेड टू द कोर्ट बाय द ऑफिसर ordinarily certifying to the court returns by the serving officer to apply for the issue of fresh summons, the court shall make an order that the suit be dismissed, suit dismiss हो जाएगा as against the defendant unless the plaintiff has within the said period satisfied the court। अगर कोर्ट ये अगर देखो डिसमिस तो हो जाएगा अगर 7 दिन के अंदर अंदर आपने नहीं किया, वो अनसर्व्ड रिटर्न होकर के आ गया है, ठीक है, तो डिसमिस हो जाएगा। लेकिन अब कुछ चीजें हैं और भी जब जहां पर जो है डिसमिस नहीं हो जाएगा, डिसमिस नहीं होगा अगर प्लेंटिफ ये सेटिस्फाई कर दे कोर्ट को, क्या सेटिस्फाई कर दे, दैट ही हैज फेल्ड आफ्टर यूजिंग हिज बेस्ट एंडीवर्स टू डिस्कवर द रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट, कि वो सब कुछ कर लिया उसने लेकिन उसका रेजिडेंस उसको नहीं मिला, या फिर डिफेंडेंट ही अवॉइड कर रहा था सर्विस ऑफ प्रोसेस, या फिर एनी अदर कॉज
या फिर कोई एनी अदर सफिशिएंट कॉज है एक टाइम को एक्सटेंड करने के लिए, तो इन विच द कोर्ट मे एक्सटेंड द टाइम फॉर मेकिंग सच एप्लीकेशन फॉर सच पीरियड एज इट थिंक्स फिट। इन सच केस द प्लेंटिफ में सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखना है अगर वो फ्रेश सूट लेकर के आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे तो रूल नंबर 6 है प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स। तो भाई अगर सिर्फ और सिर्फ यहीं पे अब एक्स पार्टे की बात आ गई, जब समन्स ड्यूली सर्व थे डिफेंडेंट को, तब डिफेंडेंट नहीं आया तो कोर्ट एक्स पार्टे प्रोसीड कर जाएगी, ठीक। When summons are not duly served, तो if it is proved that summons were not duly served, the court shall direct a second summon। भाई अगर ड्यूली सर्व नहीं हुए, लॉजिकल बात समझो ना, अगर ड्यूली सर्व नहीं हुए तो कोर्ट कहेगी सेकंड समन्स भाई सर्विस कर दो टू बी सर्व्ड ऑन डिफेंडेंट। एंड वेयर समन सर्व्ड बट नॉट इन ड्यू टाइम, जितने टाइम में बोला गया था उतने टाइम में डिफेंडेंट के पास ही नहीं पहुंचा, तो जब डिफेंडेंट के पास ही नहीं पहुंचा तो डिफेंडेंट किस तरीके से पहुंचेगा कोर्ट में। सो इफ इट इज प्रूव दैट द समन्स वाज सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट बट नॉट इन सफिशिएंट टाइम, लेकिन सफिशिएंट टाइम में नहीं हुआ टू एनेबल हिम टू अपीयर एंड आंसर ऑन द डे फिक्स्ड ऑन समन्स, द कोर्ट शैल पोस्टपोन द हियरिंग ऑफ द सूट। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट पोस्टपोन कर देगी हियरिंग ऑफ द सूट एंड शैल डायरेक्ट नोटिस ऑफ सच डे टू द गिवन टू द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को कहेगी कि आप जो है इस समय प्रोड्यूस हो जाइए, मतलब आइए, अपेयर हुई, ठीक है। Where it is owing to the plaintiff's default that the summons was not duly served, जहां पर लग रहा है कि plaintiff की ही गलती है, तो court shall order the plaintiff to pay the cost occasioned by the postponement, ठीक है। जहां पर plaintiff की गलती है तो कोर्ट कहेगी आप कॉस्ट पे करिए, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे रूल नंबर 7 पे। तो रूल नंबर 7 कह रहा है व्हेन डिफेंडेंट अपीयर ऑन adjourned डे फॉर हियरिंग, तब क्या प्रोसीजर होगा यहाँ पर रूल नंबर 7 में। तो एट और बिफोर हियरिंग शो कॉज फॉर नॉन एप्लीकेशन। भाई जब अर्जर्न डे पर वो आया, सॉरी नॉन एप्लीकेशन है, नॉन अपेयरेंस, तो नॉन अपेयरेंस के आप क्यों नहीं उस वक्त आए उसका आपको शो कॉज करना होगा और कोर्ट उसको रीहियर करेगी एज इफ ही अपेयर, और इसी तरीके से उसको रीहियर किया जाएगा जैसे कि वो उस दिन अपेयर हुआ था जब 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 कहा गया था अपेयर होने के लिए, ठीक है। देन रूल नंबर 8 में क्या दिया गया है, रूल नंबर 8 में बताया गया प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपेयर्स। तो अगर डिफेंडेंट अपेयर हो रहा है, अगर सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट अपेयर हो रहा है, प्लेंटिफ अपेयर नहीं हो रहा है, तो कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड। तो कोर्ट पहले तो कहेगी ठीक है सूट को डिसमिस करते हैं, लेकिन अगर डिफेंडेंट ने क्लेम को एडमिट कर लिया, भला आदमी था, तो इन विच केस द कोर्ट शैल पास अ डिग्री अगेंस्ट द डिफेंडेंट, उसके खुद के एडमिशन पर वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट डिग्री पास कर देगी। एंड वेयर पार्ट ऑफ द क्लेम हैज बीन एडमिटेड, या फिर 50 लाख रुपए में से उसने 20 लाख का ही क्लेम को जो है एडमिट किया, शैल डिसमिस द सूट सो फार। तो ये जो 30 लाख का क्लेम है इसको हटा देगी और सिर्फ इसको रखेगी 20 लाख रुपए तक को, ठीक है, रिलेट्स टू द रिमाइंडर। फिर उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 9 डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिव्स बाय डिफॉल्ट बार फ्रेश सूट। तो ये जो है बार कर देती है फ्रेश सूट को। एक सेकंड, where a suit is wholly or partly dismissed under rule number 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in the same cause of action। same cause of action पर अब वो नहीं लेकर के आ सकता fresh suit। no order shall be made under this rule unless notice of application has been served to the opposite party। लेकिन इस रूल में जो है नहीं किया जाएगा अगर ऑपोजिट पार्टी को ये चीज सर्व नहीं करी गई है। तो कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग aside the dismissal upon such terms as to cause और अदरवाइज इट थिंक्स इट एंड शैल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग। भाई कहेगा पैसा सा दो, कॉस्ट वगैरह पे करो, उसके बाद जो है आगे प्रोसीड कर जाएगी कोर्ट। तो ये सारी चीजें प्रोसीजर से रिलेटेड हैं, इतना ज्यादा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। आपके लिए रूल नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, सेटिंग असाइड एक्स पार्टे अगेंस्ट जो है एक्स पार्टे डिग्री अगेंस्ट डिफेंडेंट। अब जो डिफेंडेंट के अगेंस्ट मान लो एक्स पार्टे डिग्री आ गई, तब क्या होगा, तो अप्लाई कर सकता है कोर्ट को, वो रेमेडी है डिफेंडेंट के लिए कि वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट को, सेम कोर्ट को, कि आप जो है सेटिस्फाई कर दीजिए। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई अगर हो जाती है कि समन्स उसको सही से सर्व नहीं किए गए थे या उसको प्रिवेंट किया गया, मतलब वो बता दे कि उसको प्रिवेंट किया गया, उसको मतलब आने ही नहीं दे रहे थे कोर्ट में फिक्स डे पर, तो सेटिस्फाइड कर देगी एक्स पार्टे डिग्री और आगे प्रोसीड करेगी कोर्ट, ठीक है। तो ये यहाँ से आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर नंबर 10 पे हम लोग बढ़ेंगे तो हमें एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट को देखने को मिलेगा। रूल नंबर 1 में क्या पता है, सर्टेनमेंट वेदर एलिगेशंस एंड प्लीडिंग्स आर एडमिटेड और डिनाइड। तो
ascertainment होना चाहिए कि pleadings admitted हैं, denied at the first hearing of the suit, the court shall ascertain from each party or his pleader whether he admits or denies. भाई पूछती है ना कोर्ट पहले, चाहे सिविल मामला हो चाहे क्रिमिनल मामला हो, पूछती है that if you plead this or plead, जो भी आप plead कर रहे हो वो बताओ क्या आपकी pleading है, you're admitting something or you're denying something. कोर्ट उसको रिकॉर्ड करेगी ऐसे admissions और denial को. Then rule 1A में बता रखा है direction of the court. कोर्ट जो है डायरेक्ट करेगी पार्टी को टू ऑप्ट फॉर एडीआर अंडर सेक्शन 89. सेटलमेंट ऑफ डिसल्टमेंट बोल रही थी मैं, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट. कोर्ट कहेगी कि अगर आपको लग रहा है कि आप एडीआर में जा सकते हो, मतलब थोड़ा सा स्पीडी प्रोसेस है वहां पर, कोर्ट का थोड़ा सा बर्डन भी कम हो जाता है, तो अगर उनको वो लग रहा है तो वो वैसे कर लेंगे. और फिर अगर कोर्ट जो है एक डेट ऑफ अपेयरेंस भी फिक्स कर देगी जहां पर वो मतलब अगर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जा रहे हैं तो वहां पर वो जा सकते हैं, कोर्ट डेट फिक्स करके दे देगी. रूल 1B में पार्टीज टू अपेयर बिफोर फोरम अथॉरिटी ऑफ द, मतलब अब ये वहीं से है कि एडीआर में अगर वो लोग गए हैं तो वहां पर उनको अपेयर होना है उस दिन पर जिस दिन कोर्ट ने बताया. अपेयर बिफोर द कोर्ट कॉन्सिक्वेंट टू द फेलियर ऑफ एफर्ट्स ऑफ कंसिलिएशन. अब ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो. रूल नंबर 2 पे हम लोग पढ़ते हैं ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी और कंपेनियन ऑफ पार्टी. तो ओरल एग्जामिनेशन हो सकता है आफ्टर फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, किसका, पार्टी का या कंपेनियन ऑफ द पार्टी का. पर्पस एग्जामिनेशन का यही है कि जो मैटर है उसको इलस्ट्रेट किया जा सके, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन वगैरह कर सके, समझा सके क्या मैटर है, ठीक है. और ओरल एग्जामिनेशन जो है वो सब्सिक्वेंट हियरिंग पर भी अलाउड होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सब्सिक्वेंट हियरिंग पर भी ओरल एडमिशन अलाउ होता है. फिर रूल नंबर 3 में बता रखा है सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन टू बी रिटन. जो भी सब्सटेंस वगैरह है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो रिड्यूस होगा राइटिंग में. भाई ओरली अगर कोई बात बोली गई है तो उसको जज साहब राइटिंग में भी तो रिड्यूस करेंगे, तो वो करना है. देन रूल 4 में कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ प्लीडर टू आंसर. तो अगर ऐसा है तो हियरिंग को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, ठीक है. बस इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑर्डर नंबर 9 पे जब आप आएंगे तो ऑर्डर नंबर 9 कह रही, ऑर्डर नंबर 11 में जब आप आएंगे तो आपको डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन देखने को मिलेगा. तो इसमें रूल 1 से लेकर के रूल 11 तक जो चीजें दे रखी हैं वो तो सबसे पहले बता रखा है डिस्कवरी और इंस्पेक्शन के बारे में. फिर जो है रूल 12 से लेकर के 30 तक डिस्कवरी इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बता रखा है. पहले डिस्कवरी ऑफ फैक्ट के बारे में बात कर रखी है, फिर उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रखी है. तो डिस्कवरी बाय इंटरोगेटरीज किस तरीके से होगा, तो जहां पर कब होगा, मतलब तो जहां पर डिस्पेंस कर रखा है. देखो इंटेरोगेटरीज क्या होता है, इंटेरोगेटरीज एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है, ठीक है. ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है, कोर्ट को जो है जमा करना होता है कि हम ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन, ये इस तरीके के क्वेश्चंस का पूरा लिस्ट होता है. ये कोर्ट खुद आप नहीं पूछते हो, इंटेरोगेटरीज आपको कोर्ट में जमा करनी पड़ती है, ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस है, मैंने आप लोगों को पहले बताया. कब, जब पर्सनल अटेंडेंस, ये होगा कब, जब पर्सनल अटेंडेंस उनकी डिस्पेंस कर दी गई है पार्टीज की तब, ठीक है. कौन भेजेगा, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में से कोई भी भेज सकता है विद द लीव ऑफ द कोर्ट, लेकिन इन राइटिंग भेजना जरूरी है, ठीक है. इन राइटिंग होगा वो. पर्पस क्या है भाई, एग्जामिनेशन करो दूसरी पार्टी का, यही ऑपोजिट पार्टी का एग्जामिनेशन हो, ये चीज जरूरी है, लेकिन लीव ऑफ द कोर्ट होना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. रूल 2 में क्या दे रखा है, पर्टिकुलर इंटेरोगेटरीज टू बी सबमिटेड इन टू कोर्ट टू डिसाइड, मतलब कोर्ट डिसाइड करेगी कि अलाउ करना है इंटेरोगेटरीज या नहीं अलाउ करना है. और 7 दिन का समय जो है वो मिलता है फ्रॉम फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर इट. 7 दिन तक जो है, 7 दिन तक कोर्ट अपने पास रखेगी, फिर डिसाइड करती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है. So and the court shall decide within 7 days, ये लिखा हुआ है ना, the court shall decide within 7 days from the date of filing of the said application, कि मतलब इंटेरोगेटरी से पूछना है या नहीं पूछना, या आपको खुद ही जो है आना पड़ेगा, ठीक है. फिर उसके बाद रूल 3 में कॉस्ट ऑफ इंटेरोगेटरीज, तो जिस पार्टी ने भाई इंटेरोगेटरीज भेजी है कॉस्ट भी वही देगा. रूल नंबर 4 क्या बता रखा है, फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटरीज, तो फॉर्म नंबर 2 अपेंडिक्स सी. अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चाहो तो याद कर लेना. देन रूल नंबर 5 में कॉर्पोरेशन के बारे में कॉर्पोरेशन के बारे में बता रखा है, तो किसी भी मेंबर को हो सकता है या फिर ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरियल बॉडी को हो सकता है. ऑफिसर ऑफ सच कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरियल बॉडी देखो, ऑफिसर ऑफ सच कॉर्पोरेशन या फिर किसी भी मेंबर को, उनके किसी भी मेंबर को ऐसा भेजा जा सकता है. देन रूल नंबर 6 में ऑब्जेक्शंस टू इंटेरोगेटरीज बाय आंसर, तो बाय एफिडेविट आपको देना होगा इन आंसर, अगर आपको ऐसा ग्राउंड्स वगैरह लग रहे हैं कि ये स्कैंडलस है
या वेक्शियस है या इररेलेवेंट है। तो एनी ऑब्जेक्शन टू आंसरिंग एनी इंटरोगेटरी ऑन द ग्राउंड दैट इट इज स्कैंडलस, इररेलेवेंट और एग्जिबिटेड बोनाफाइड फॉर द पर्पस ऑफ द सूट, that the matters inquired into are not sufficiently material at that stage on the ground of privilege or any other ground may be taken in affidavit in answer। ठीक है। देन रूल नंबर 7 में हमें क्या बता रखा है, सेट असाइड एंड स्ट्रक आउट। तो वही जैसे कोर्ट स्ट्रक आउट कर रही थी पहले, उसी तरीके से अंडर रूल नंबर 6 वो कर रहे हैं ना, तो उसी तरीके से स्कैंडलस वगैरह अगर है तो। देन रूल नंबर 8 में एफिडेविट इन आंसर, तो इंटरोगेटरी शैल बी आंसर्ड विद इन 10 डेज। तो ये 10 डेज का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कितने दिन में आंसर होनी चाहिए, 10 दिन के अंदर अंदर आंसर होनी चाहिए। द रूल नंबर 9 फॉर्म ऑफ एफिडेविट, फॉर्म नंबर 3 अपेंडिक्स सी। रूल नंबर 10 नो एक्सेप्शन टू बी टेकन। अब ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हमें नोटिस टू प्रोड्यूस एक बार देख लेना। रूल नंबर 16 में नोटिस टू एनी पार्टी टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट रेफर टू इन हिज प्लीडिंग और एफिडेविट शैल बी इन फॉर्म नंबर 7 इन अपेंडिक्स सी में होना चाहिए, फॉर्म वगैरह जो बता रखा है ये। बाकी इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ये चीज ये एक बार देख लेना कि दिस ऑर्डर shall apply to minor plaintiffs and defendants and to the next friends and guardians of for the suit under disability। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ऑर्डर नंबर 12 जो है हमारा वो एडमिशंस के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है। अब एडमिशंस वाला जो सिस्टम है, नोटिस of admission of the case, so any party to a suit may give notice by his pleading or otherwise in writing that he admits the truth or the whole part। मतलब admit कर रहे हैं तो वो बता दें in writing में अपनी pleading के द्वारा कि जो भी कुछ वो admit कर रहे हैं, जो भी कुछ वो deny कर रहे हैं। फॉर्म ऑफ नोटिस रूल नंबर 3 में दे रखा है किस तरीके का होगा, तो शैल बी इन फॉर्म नंबर 9 अपेंडिक्स सी। यही कुछ चीजें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट हैं और कुछ इसमें खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर नंबर 12 में ये जो एक बार ये जो 7 डेज का टाइम दे रखा है, नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट ईदर पार्टी में कॉल अपॉन द अदर पार्टी टू एडमिट विद इन 7 डेज। 7 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, 7 दिन के अंदर अंदर आपको बताना है। फिर उसके बाद रूल नंबर 4 में नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स, अब यहाँ पर एक्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है। नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स जो है, सो एनी पार्टी मे बाय नोटिस इन राइटिंग at any time not later than 9 days, 9 days के अंदर before the day fixed for the hearing call on any other party to admit for the purpose of the suit only। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जजमेंट ऑन एडमिशंस है तो कहाँ पर दे रखा है ये थोड़ा सा देख लेना, कहाँ पर दे रखा है रूल नंबर 6 में, ये आपको याद होना चाहिए कहाँ पर दे रखा है। फिर इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम लोग ऑर्डर नंबर का 13 में पढ़ेंगे तो प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रोडक्शन का तो मतलब आप लोगों को पता है कि किसी डॉक्यूमेंट को अगर कोर्ट प्रोड्यूस कराना चाहे तो कोर्ट प्रोड्यूस करा सकती है। इम्पाउंडिंग का मतलब है कि कोई डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट ने प्रोड्यूस करवाया और उसके बाद अगर वो खुद के पास वो डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं इम्पाउंड करके, तो वो अपने पास इम्पाउंड करके रख सकते हैं। ठीक है। मतलब कोर्ट के पास रहेगा वो डॉक्यूमेंट। और रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब है कोर्ट रिटर्न कर देगी डॉक्यूमेंट को, अगर उन्हें लग रहा है कि कोई जरूरत नहीं है अब, तो कोर्ट रिटर्न भी कर देगी डॉक्यूमेंट को। तो इसमें तो कुछ ऐसा समझने वाली चीज नहीं थी। बस ये भी याद रखना कि ऑर्डर नंबर 13 में जो है क्या दे रखा है। तो सबसे पहले ऑर्डर नंबर 13 में तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज चाहिए। कब चाहिए? एट और बिफोर चाहिए, बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो। ठीक है। shall produce on and before all the documentary evidence in original where the copies thereof have been filed with plain to written statement, the court shall receive the documents to produce, court receive करेगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। रूल नंबर 3 में रिजेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच आर इररेलेवेंट या इनएडमिसिबल अगर है तो कोर्ट रिजेक्ट कर देती है। मतलब नहीं है कोई अगर सूट से उसका, तो फिर कोर्ट अपने पास रख के या उसको देख करके क्या करेगी, तो इस वजह से जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। रूल नंबर 4 में बता रखा है कि डॉक्यूमेंट जो है वो एडमिट होना चाहिए इन एविडेंस, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेमली द नंबर एंटाइटल्ड सूट, द नेम ऑफ द पर्सन प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट, द डेट ऑन व्हिच इट वाज प्रोड्यूस्ड एंड द स्टेटमेंट ऑफ इट्स हैविंग बीन सो एडमिटेड एंड द एनडोर्समेंट शैल बी साइंड एंड इनिशियल्ड बाय द जज। ठीक है। रूल नंबर 5 में कॉपी ऑफ एडमिटेड एंट्रीज इन बुक्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, सच कॉपी जो है वो कोर्ट में दी जा सकती है। रूल नंबर 6 में डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड एडमिसिबल जो कि इनएडमिसिबल है। रूल नंबर 6 में एंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड एंड इनएडमिसिबल इन एविडेंस। ठीक है। तो एंडोर्समेंट करना वहां पर
जरूरी है। फिर उसके बाद रूल नंबर 8 आपका है कोर्ट में ऑर्डर एनी डॉक्यूमेंट टू बी इम्पाउंड। मैंने आपको बताया ना कि तो ये रूल याद रख लेना कि कौन से रूल में जो है कोर्ट डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर रही है और कौन से रूल में रिटर्न कर रही है। रूल नंबर 9 में रिटर्न कर रही है, ठीक है। अगर अपने पास मंगा लिया है तो उसको रिटर्न भी तो करेगी, अपने पास थोड़ी नहीं रखती है। देन रूल नंबर 10 में क्या बता रखा है, कोर्ट में सेंड पेपर्स फ्रॉम इट्स ओन रिकॉर्ड्स या फिर अदर कोर्ट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद रूल नंबर 11 में Rule number 11, provisions as to document applied to material object. The provisions therein contained as documents so far as may be applied to material objects producible as evidence. ठीक, तो ये अप्लाई करेगा ऑर्डर नंबर 13 किस पे, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पर भी जो कि प्रोड्यूसिबल हैं एज एन एविडेंस। अब ये तो हमें पढ़ना नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 14 पर। ऑर्डर नंबर 14 हमें सेटलमेंट ऑफ इशू के बारे में बता रहा है, सेटलमेंट ऑफ इशू एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इश्यूज ऑफ लॉ और ऑन इश्यूज अग्रीड अपॉन। तो देखो इश्यूज दो तरीके के इसमें बता रखे हैं, इश्यू ऑफ फैक्ट एंड इश्यू ऑफ लॉ, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कोर्ट जो है सारे इश्यूज पर अपना जजमेंट प्रोनाउंस करती है, जो भी इश्यूज हैं उस पर अपना जजमेंट कोर्ट देगी, ठीक है। इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट जो है डिस्पोज अपना सूट डिस्पोज मतलब जो भी सूट है वो डिस्पोज कर सकती है ऑन इशू ऑफ लॉ पहले। अगर वो इशू ऑफ लॉ मतलब बेसिकली होता क्या है, अगर इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ, अगर इशू ऑफ फैक्ट भी है इशू ऑफ लॉ भी है तो पहले कोर्ट जो है इसको प्रेफरेंस देती है, इसको पहले इसके लिए कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करेगी सबसे पहले, ठीक है। पहले इसको फर्स्ट करेगी और फिर उसके बाद अगर उन्हें लग रहा है तो फिर एक सेकेंड, notwithstanding that a case may be disposed of on a preliminary issue where the issues are both of fact arise in the same suit and the court is of opinion that the case or any part of them may be disposed of on issue of law only। अगर सिर्फ dispose of जो है issue of law पर ही हो जा रहा है, it try that issue first। वही मैंने आपको कहा ना, तो वो पहले issues इसको try करेंगे। if it relates to, किससे relate कर रहा है, कोर्ट के jurisdiction से या bar to the suit created by any other law for the time being in force, ठीक है। एंड फॉर द पर्पस में इफ इट थिंक्स फिर पोस्टपोन द सेटलमेंट ऑफ अदर इश्यूज अंटिल आफ्टर दैट इशू हैज बीन डिटरमाइंड। और अगर वो चाहे तो पोस्टपोन कर सकती है उस पर्टिकुलर इशू को, बाकी के जो बचे हुए इश्यूज हैं। देन रूल नंबर 3 में मटेरियल्स फ्रॉम विच इश्यूज में बी फ्रेम्ड, जो भी मटेरियल्स वगैरह हैं वो रूल नंबर 4 में कोर्ट में एग्जामिन विटनेस और डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्रेमिंग इश्यूज। भाई कोर्ट एग्जामिन भी तो करेगी किसको, विटनेस को, डॉक्यूमेंट को, तो जहां पर करेक्टली फ्रेम है विदाउट एनी एग्जामिनेशन, नॉट बिफोर द कोर्ट और विदाउट द इंस्पेक्शन ऑफ सम डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड इन द सूट, इट मे adjourn द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज नॉट लेटर देन 7 days, ठीक है। देन रूल 5 में वही पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट इश्यूज, क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट और लॉ मे बाय एग्रीमेंट बी स्टेटेड इन फॉर्म ऑफ इश्यूज। भाई देखो ये रूल नंबर जो 6 है यहाँ पर एग्रीमेंट हो गया है किसके, मतलब पार्टीज के बीच में अगर एग्रीमेंट हो गया है तो जैसे पार्टीज अगर दो पार्टीज अगर अग्री कर लें, जहां पे वेयर द पार्टीज टू अ सूट आर अग्रीड एज टू क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ बिटवीन देम, कि उनको किस बात पे डिसाइड करवाना है, तो दे में स्टेट द सेम, कोर्ट के सामने वो उसको स्टेट करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ इशू एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इन राइटिंग में वो एग्रीमेंट में एंटर करेंगे अपॉन द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट इन द अफर्मेटिव और द नेगेटिव ऑफ सच इशू, किसी भी तरीके से, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो ये एक बार रूल नंबर 6 देख लीजिएगा। देन रूल नंबर 7, कोर्ट इफ सेटिस्फाइड विद दैट एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड इन गुड फेथ, अगर कोर्ट को लग रहा है गुड फेथ में हुआ है तो कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि ऑर्डर नंबर 15 में डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग है, कि कोर्ट अगर चाहे तो डिस्पोज ऑफ कर सूट को पहली हियरिंग पे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये तो छोड़ दो, फिर उसके बाद आपका ऑर्डर नंबर 16 है। तो ये ऑर्डर नंबर 16 देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता आपको ऑर्डर नंबर 16। यहाँ पर लिस्ट ऑफ विटनेस वगैरह दे रखा है, ऑन और बिफोर सच डेट एज द कोर्ट में अपॉइंट नॉट लेटर देन 15 days आफ्टर द डेट ऑफ इश्यूज वर सेटल। इसको एक बार अपने हिसाब से पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इसमें चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर वही बात है कि इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
ऑर्डर नंबर 16A कुछ मतलब नहीं है। ऑर्डर नंबर 17, अब एडजर्नमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एडजर्नमेंट का क्या सिस्टम है यहाँ पर, तो कोर्ट में इफ सफिशिएंट कॉज इज शोन एट एनी स्टेज ऑफ द सूट ग्रांट टाइम टू द पार्टीज और टू एनी ऑफ देम एंड मे टाइम टू टाइम एडजर्न द हियरिंग ऑफ द सूट फॉर द रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। एडजर्न करेगी टाइम टू टाइम कि भाई ठीक है और समय ले लीजिए अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है तो। लेकिन यहाँ पर नो सच एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 टाइम्स, 3 बार से ज्यादा नहीं करेगी। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स का टाइम भी पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये मत समझना कि मैंने जो छोड़ दिए हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें, जो छोड़ दिए हैं मैंने वो ये आप समझ के चलो, मान के चलो कि वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हो। और बाकी एक बात ये भी है कि अगर मैं वन शॉट में कोई चीज पढ़ा रही हूँ तो मैं हर एक चीज भी कवर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंस रखते हैं, जहां से क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया, उस चीज को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम सिर्फ उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं जहां पे प्री के सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, अब अगर आप किसी भी स्टेट के लिए अपेयर कर रहे हो तो सीपीसी का वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, कहीं कहीं पे 10 क्वेश्चंस पूछ जाते हैं मैक्सिमम, कहीं पे 5 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कहीं पे 2-2 क्वेश्चंस भी आते हैं सीपीसी के। तो हम इसलिए तो जो बहुत ज्यादा ऐसे चीजें हैं जहां पर आपको जरूरत है ही पढ़ने की, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप एनालाइज कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ, अगर आप लोगों ने लगाना शुरू नहीं किया है तो PYQ से अच्छी चीज तो और कोई भी नहीं है। अगर आपने वो ही लगा लिया तो आपका अच्छा खासा पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ एडजर्नमेंट कौन देगा, तो इन एवरी सच केस द कोर्ट शैल फिक्स द डेट फॉर फर्दर हियरिंग ऑफ द सूट एंड शैल मेक ऑर्डर एज टू कॉस्ट ओकेजन बाय द एडजर्नमेंट और हायर कॉस्ट एज द कोर्ट डीम्स फिट। Not important, not important. Order number rule number 2, procedure if parties fails to appear, तो अगर parties fails to appear हो गई हैं जहां जिस दिन adjourn किया गया था, तो कोर्ट में proceed to dispose the suit, कोर्ट dispose of कर देगी सूट। भाई कोर्ट लेके थोड़ी ना बैठी रहेगी, और भी काम है कोर्ट के पास। ठीक है, then rule number 3, court may proceed notwithstanding either party fails to produce evidence, where any party to a suit उनको time grant किया गया था evidence को produce करने के लिए, लेकिन उन्होंने evidence को produce नहीं किया और witnesses को भी produce नहीं किया। ठीक है, उनकी भी attendance procure नहीं करी, और जो भी अगर कोई other necessary act उनको बोला गया था वो भी उन्होंने नहीं किया जिससे suit का progress हो सकता था, for which time has been allowed, the court may notwithstanding such default, if the parties are present, proceed to decide the suit forthwith, immediately उसको decide करेगी अगर parties present है तो, and if the parties are or any of them is absent, proceed under rule 2, और अगर any of them absent है तो rule 2 के अंदर proceed कर जाएगी। ठीक, देन आपका ऑर्डर नंबर 18 है, तो ऑर्डर नंबर 18, हाँ अच्छा हाँ एक बात और, ये देखो रोमन देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है, कभी कभी नहीं समझ में आता, मैं भी इंसान ही हूँ। आपको मेंस में ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा, मतलब गलत तो क्या हो जाएगा, लेकिन इसमें नंबर कम मिलते हैं। आपको लिखना कैसे है, आपको ऐसे लिखना है, यानी रोमन में लिखना है, रोमन में ही लिखना है जब भी आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि आपको आपकी बेयर एक्ट में जो है नहीं दे रखा है नॉर्मली, तो आपको नॉर्मली नहीं लिख करके आना है। जो लिख करके आते हैं फिर उनको नंबर कम मिलते हैं, अगर ऐसे बच्चा लिखेगा तो उसको नंबर थोड़े से ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, फिर ऑर्डर नंबर आपका 18 है, ऑर्डर नंबर 18 हियरिंग ऑफ सूट। तो राइट टू बिगिन किसका राइट है, तो प्लेंटिफ हैज द राइट टू बिगिन, ये आपको पता होना चाहिए कि राइट टू बिगिन किसका है, तो प्लेंटिफ का राइट है बिगिन करने का। ठीक है, देन स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दोनों पार्टीज कर सकती हैं, अपने केस को स्टेट करेंगी और अपना जो है एविडेंस वगैरह प्रोड्यूस करेंगी। देन पार्टी टू अपेयर बिफोर अदर विटनेसेस, रूल नंबर, एक सेकेंड कहाँ चला गया ये, rule number 3 evidence where several issues, एक second, where there are several issues, the burden of proving some of which lies on the other party, the party beginning may at his opinion either produce it evidence on those issues and reserve it by a way of answer of evidence produced by other party, and in the latter case the party beginning may produce evidence on those issues after the other party has produced all his evidence, and the other party may then rely specially on the evidence so produced by the party the beginning, but the party beginning will be entitled to reply generally the whole case। अरे यार देखो,
एविडेंस प्रोड्यूस किया जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूविंग वगैरह की सिस्टम दे रखा है। तो वही चीज है कि जो पार्टी बिगिन कर रही है केस को, प्लेंटिफ बिगिन कर रहा है, तो प्लेंटिफ को ही पूरा केस प्रूव करना होगा, ये तो पता है ना हमें। तो वही चीज है बस, इसमें और कुछ नहीं है। मैंने कहा ये क्या आ गया, रूल 3A में क्या बता रखा है, पार्टी टू अपेयर बिफोर अदर विटनेसेस। अच्छा, रूल 3 और रूल 3A में कंफ्यूज हो गई मैं, मुझे लगा रूल 3 में दिया हुआ है पार्टी टू अपेयर बिफोर अदर विटनेसेस। तो जहां पर पार्टी हिमसेल्फ विशेस टू अपेयर एज अ विटनेस, जहां पर पार्टी खुद चाह रही है कि मैं एज अ विटनेस अपेयर हूं, तो ही शैल सो अपेयर बिफोर एनी अदर विटनेसेस ऑन हिज बिहाफ हैज बीन एग्जामिन्ड अनलेस द कोर्ट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड परमिट्स हिम टू बी अपेयर। ठीक है, फिर अब यहाँ से जो है चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे आपके लिए रूल नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेमोरेंडम व्हेन एविडेंस नॉट टेकन डाउन बाय द जज। तो वेयर द एविडेंस इज नॉट टेकन डाउन इन राइटिंग बाय द जज, अगर कोर्ट ने, अगर जज ने राइटिंग में नहीं लिया है और फ्रॉम हिज डिक्टेशन इन द ओपन कोर्ट और रिकॉर्डेड मैकेनिकली इन हिज प्रेजेंस, ही शैल बी बाउंड एज द एग्जामिनेशन ऑफ ईच विटनेस प्रोड्यूस टू मेक अ मेमोरेंडम। अगर उन्होंने राइटिंग में टेक डाउन नहीं किया तो वहां पर जज साहब बाउंड हो जाते हैं कि वो एग्जाम, जैसे जैसे एग्जामिनेशन हो रहा है ईच विटनेस का, वो एक मेमोरेंडम बनाया और द सब्सटेंस ऑफ व्हाट ईच विटनेस डिपोजेस। सो दो विटनेस है, अगर उन्होंने कुछ भी बोला है, तो जो भी सब्सटेंस है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, वो जो है उसका मेमोरेंडम जज साहब बनाएंगे। सच मेमोरेंडम शैल बी रिटन एंड साइंड बाय द जज एंड शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, ये आप देख लेना, रिमार्क्स ऑन डिमेन्योर ऑफ विटनेसेस। द कोर्ट में रिकॉर्ड सच रिमार्क्स एज थिंग्स मटेरियल रिस्पेक्टिंग द डिमेन्योर ऑफ एनी विटनेस व्हाइल अंडर एग्जामिनेशन, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल नंबर 19 एफिडेविट्स के बारे में बात कर रहा है, तो ये एफिडेविट वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रूल नंबर ऑर्डर नंबर 19। ऑर्डर नंबर 19 में तो कोर्ट जो है, सबसे पहले तो रूल नंबर 1 में कोर्ट ऑर्डर करेगी एनी पॉइंट, किसी भी पार्ट को, अगर किसी भी पॉइंट को, फैक्ट को अगर कोर्ट बाय एफिडेविट प्रूव करना चाहती है तो वो करा सकती है। पावर टू ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ डिपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, तो कोर्ट पावर है कोर्ट के पास ऑर्डर करने का कि वो डिपेंडेंट को जो है बुलाए। डिपोनेंट कौन होता है, डिपोनेंट वो पर्सन जिसने एफिडेविट बनाया है, जो एफिडेविट बनाता है उसको हम लोग डिपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो वो उसको जो है कोर्ट, मतलब कोर्ट के पास पावर है कि कर सकते हैं, उनको डॉक्यूमेंट एडमिट कराने के लिए बुलाया जा सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जा सकता है। मैटर्स टू विच एफिडेविट इज कन्फाइंड, तो क्या क्या मैटर्स एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड टू द फैक्ट, जो एफिडेविट सिर्फ वहीं तक कन्फाइन है कि जहां पर जो डिपेंडेंट इज एबल ऑफ हिज ओन नॉलेज टू प्रूव। भाई एफिडेविट में हम क्या लिखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज है इतना ही जो है मेरे नॉलेज में है, दिस थिंग इज ट्रू। तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये चीज याद रखना। ठीक है, कि कहां पर दे रखा है। फिर आपका एक सेकेंड, रूल नंबर 4 में आपको जो एक नहीं, हाँ, रूल नंबर 4 में अब ये सब जो ये वाला जो रूल नंबर है, कोर्ट में कंट्रोल एविडेंस, ये सारी चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 1 2 3 आप एक बार बस देख लेना, 1 2 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ऑर्डर नंबर 20 है। ऑर्डर नंबर 20 जजमेंट एंड डिक्री, हम लोग इसको सेक्शन 33 के साथ पढ़ते हैं। अब यहीं से आपको पता चलेगा कि डिक्री जो है जजमेंट के बाद में आती है। कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड शैल प्रोनाउंस द जजमेंट इन ओपन कोर्ट। केस सुन लिया, जजमेंट प्रोनाउंस करो, एंड द कोर्ट शैल फिक्स अ डे ऑफ विच ड्यू नोटिस शैल बी गिवन। और जजमेंट जो है दूसरे दिन पे अगर प्रोनाउंस करना चाहे तो प्रोनाउंस कर सकती है, लेकिन जो है नोटिस देना होगा। ठीक है, डिफेंड पर्सन को, parties को, मतलब provided that when judgment is not pronounced in one, every endeavor shall be made by the court to pronounce judgment within 30 days। कब तक जजमेंट को प्रोनाउंस करना है, within 30 days के अंदर अंदर करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, within 30 days करना पड़ेगा। अगर आपने तुरंत नहीं किया है तो within 30 days करो from the date of hearing of the case was concluded। where it is not practicable so to do on the ground, the court shall fix a future day for the pronouncement of judgment and such day shall not ordinarily be beyond 60 days। लेकिन 60 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप और भी टाइम ले रहे हो 30 दिन से ज्यादा, 60 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। from the date on which hearing of the case was concluded and due notice of the day so fixed shall be given। और due notice जो है देना पड़ेगा पार्टीज को या फिर उनके प्लीडर्स को। ठीक है, फिर उसके बाद आपका रूल नंबर 2 कह रहा है पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट बाय रिटन बाय जज प्रेडिसेसर। देखो
जजेस का ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो अगर जज का ट्रांसफर हो गया है और उनमें कोई सक्सेसर वगैरह आए हैं और उनका जो प्रेडिसेसर था, मतलब पहले जो वहां पर जज थे, उनको अगर कोई जजमेंट प्रोनाउंस करना था और जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले अगर उनका ट्रांसफर हो गया है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो उनका मतलब जज शैल प्रोनाउंस जजमेंट रिटन बट नॉट प्रोनाउंस, ओके, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई मैं। प्रेडेसेसर मतलब वही जो मतलब पहले उनको जजमेंट प्रोनाउंस करना था लेकिन वो प्रोनाउंस नहीं कर पाए, उनके प्रोनाउंस करने से पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया, तो जो सक्सेसर आए यानी कि जो उनके जगह पर जो दूसरे जज आए हैं वो प्रोनाउंस कर देंगे जो जजमेंट उन्होंने लिखा है, ठीक है। बस इतना ही है। जजमेंट साइंड होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, जजमेंट साइन होगा। जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट नीड नॉट कंटेन मोर पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन और द डिसीजन देयर ऑन, ये चीजें, ठीक है। रूल 5 में कोर्ट टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इशू, जो भी इश्यूज है कोर्ट अपना डिसीजन हर उस इशू पे जो है वो फॉर्म करेगी, बताएगी, ठीक है। देन रूल 6 में कंटेंट्स ऑफ डिक्री, रूल 6A में प्रिपरेशन ऑफ डिक्री। तो ये देखो प्रिपरेशन ऑफ डिक्री बताया, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, डिक्री कब आएगी, 15 दिन के अंदर अंदर आएगी, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 6B में कॉपीज ऑफ जजमेंट व्हेन टू बी मेड अवेलेबल, तो व्हेन द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड कॉपीज ऑफ जजमेंट शैल बी मेड अवेलेबल टू द पार्टीज आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट फॉर प्रेफरिंग एन अपील ऑन, क्योंकि अपील भी तो करनी हो सकती है पार्टी उसको, तो इसलिए जो है कॉपीज ऑफ जजमेंट देनी होगी जल्द से जल्द। डेट ऑफ डिक्री, द डिक्री शैल बेयर द डे on which the judgment was pronounced, and when the judge has satisfied himself that the decree has been drawn up in accordance with the judgment, he shall sign the decree, डिक्री को वो साइन कर देंगे। अब यहाँ पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप लोग रूल नंबर 12 जरूर देख लीजिएगा, डिक्री फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ दे रखा है ये भी पता होना चाहिए, रूल नंबर 12 में दे रखा है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये एक रूल नंबर 20 देख लेना, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट एंड डिक्री टू बी फर्निश, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड डिक्री शैल बी फर्निश टू द पार्टीज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट एंड एट देयर एक्सपेंस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए बस, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको पढ़ना है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कि आप लोगों को ऑर्डर्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, मतलब ऑब्वियसली करना है लेकिन बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, इंडेक्स बेस्ड ज्यादातर पता होना चाहिए, जो टाइम लिमिट्स वगैरह दे रखी है वो पता होना चाहिए। ऑर्डर 20A में कॉस्ट दे रखा है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। देन आपका आता है ऑर्डर नंबर 21। तो अब देखो ऑर्डर नंबर 21 में क्या चीजें हैं, एक सेकेंड रुको, मैं आप लोगों को लिख करके कुछ चीजें मैं बता देती हूँ कि ऑर्डर नंबर 21 में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। सारी चीजें तो ऑब्वियसली हमें नहीं पढ़नी है, क्या हमें पता होना चाहिए वो देखो, मुझे ध्यान से सुनो। कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो कौन अप्लाई करेगा, डिक्री होल्डर करेगा या फिर रिप्रेजेंटेटिव, या फिर देखो या तो डिक्री होल्डर करेगा या उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। कौन करेगा, डिक्री होल्डर करेगा या उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिक्री होल्डर भी कर सकते हैं ऐसा, या फिर ट्रांसफर ऑफ डिक्री होल्डर, भाई जिसको अगर मान लो डिक्री होल्डर ने ट्रांसफर कर दिया है अपनी डिक्री तो वो कर सकता है, या फिर इनके इन तीनों के अलावा और कोई नहीं करेगा, यानी कि तीसरी थर्ड पार्टी को कोई राइट नहीं होता, ठीक है। थर्ड पार्टी को कोई राइट नहीं होता, किसके अगेंस्ट होगा, ऑब्वियसली जजमेंट डेटर के अगेंस्ट होगा या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जजमेंट डेटर के अगेंस्ट होगा। तो एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, तो फॉर्म नंबर 6 में ये चीज बता रखी है, फॉर्म नंबर 6 अपेंडिक्स ई, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका रूल नंबर 10 में दे रखा है, एक सेकेंड, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा चलो अभी हम देखते हैं, अब इतना मुझे भी याद नहीं है कहाँ पर कौन से रूल में दे रखा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि रूल नंबर 10 में ही है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्म नंबर 6 और अपेंडिक्स ई, ठीक है। और फिर उसके बाद फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन जो है ये राइटिंग में होनी चाहिए, ड्यूली साइंड होनी चाहिए और वेरीफाइड होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि राइटिंग में होनी चाहिए, ड्यूली साइंड होनी चाहिए और वेरीफाइड होनी चाहिए। फिर जो है रूल नंबर 17 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 17 में क्योंकि कह रखा है कि कोर्ट इंश्योर करेगा कि एप्लीकेशन फुलफिल करे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं रूल नंबर 11 से लेकर के रूल नंबर 14 में, और अगर डिफेक्टिव है
तो कोर्ट वो समय देती है कि आप इसको सही करके लाओ, और अगर सही नहीं किया तो उसको कोर्ट रिजेक्ट भी कर देगी। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ खास इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक कुछ चीज़ें हैं, याद रख लो। लिमिटेशन पीरियड इसका क्या होता है, तो 12 साल होता है लिमिटेशन पीरियड। एग्जीक्यूशन मतलब आप 12 साल के अंदर अंदर करा सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। ठीक है, जब डिक्री आई है तब वो उसका एग्जीक्यूशन कब करा सकते हो, 12 साल के अंदर अंदर करा सकते हो। ठीक है, और इसमें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट फिर रूल नंबर 105 और रूल नंबर 106 इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि कहता है कि अमेंडमेंट एक्ट, ये अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया। इसको मुझे थोड़ा सा नीचे तो करना ही पड़ेगा आपको दिखाने के लिए, तो 1 मिनट बस आ ही गया। हाँ, ये रूल नंबर 105 और रूल नंबर 106 जो है ये आपका आया अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। 1976 से आया क्या, रूल नंबर 105 एंड 106। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टाइम इंपॉर्टेंट है कि कब आया। और अगर इसमें क्या बताया गया है कि अगर एप्लीकेशन नहीं प्रेजेंट हुई है तो उसको डिसमिस, सॉरी एप्लीकेशन कह रही हूँ, अगर एप्लीकेंट नहीं प्रेजेंट हुआ है तो डिसमिस कर दिया जाएगा, और अगर सिर्फ ऑपोजिट पार्टी प्रेजेंट नहीं है तो एक्स पार्टी प्रोसीड कर जाएगी कोर्ट। ठीक है, डिसमिस अगर कर दिया गया है तो रिस्टोरेशन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो, और अगर एक्स पार्टी कर दिया गया है तो रिकॉल हो सकती है एप्लीकेशन। ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, और इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस आपको पता ही है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट पे क्या क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को सेक्शंस वाली वीडियो में भी बताया है कि वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, कि वो मॉडिफाई नहीं कर सकती डिक्री को, क्वेश्चन नहीं कर सकती वैलिडिटी ऑफ डिक्री को। ठीक है, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं पास कर सकती है कि मतलब वो डिक्री डिफेक्टिव है, इस तरीके की कोई चीजें वो नहीं कर सकती है। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा, तो बिल्कुल अप्लाई करता है। आपको एक्सप्लेनेशन 7 ऑफ सेक्शन नंबर 11 में ये चीज देखने को मिलेगी कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में, मैंने आप लोगों को पहले कल क्या मतलब जब आपको सेक्शन वाली वीडियो देखने को मिली थी तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन आ जाओ ऑर्डर नंबर 22 पे। तो अब सारी चीजें इसमें आपको नहीं पढ़नी है। ऑर्डर नंबर 22 में आप ये वाला रूल देख लेना, रूल नंबर 1 की नो अबेटमेंट बाय पार्टीज इफ पार्टीज डेथ इफ राइट टू स्यू सर्वाइव्स। अगर राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है तो पार्टी की डेथ भी हो गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका राइट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ऑर्डर नंबर 22 में आपका, एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद रूल नंबर 6 आपका इंपॉर्टेंट है कि नो अबेटमेंट बाय रीजन ऑफ डेथ आफ्टर हियरिंग। इसको एक बार पढ़ लेना, ये चीज एक बार पढ़ लेना जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद रूल नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट। और क्या इफेक्ट होगा, तो व्हेन अ सूट अबेट्स और इज डिसमिस्ड अंडर दिस ऑर्डर नो फ्रेश सूट शैल बी ब्रॉट। कोई भी फ्रेश सूट नहीं लेकर के आ जाएगा सेम कॉज ऑफ एक्शन पे। तो ये सारी चीजें कुछ जो है वो आपको पता होनी चाहिए, और इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका ये ऑर्डर नंबर 23, ऑर्डर नंबर 23 में जो आपका रूल 3A है वो इंपॉर्टेंट है। रूल 3A बार टू सूट, तो कह रहा है कि नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड अ डिक्री ऑन द ग्राउंड दैट कॉम्प्रोमाइज ऑन विच द डिक्री इज बेस्ड वाज नॉट लॉफुल। ठीक है, फिर 24 में पेमेंट इनटू कोर्ट, पेमेंट टू कोर्ट छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। ये आपका कमीशंस वाली चीज जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये ऑर्डर नंबर 26, कमीशन हम लोग 75 से लेकर के 78 तक पढ़ते हैं सेक्शन, क्योंकि ये कमीशन से रिलेटेड है। तो ये ऑर्डर फॉर कमीशन एंड ऑर्डर फॉर कमीशन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ अ टेस्ट में बी मेड बाय द कोर्ट, या तो ओन मोशन में करेगी या ऑन एप्लीकेशन करेगी, एफिडेविट से सपोर्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो मैं बता रही हूँ आपको कि आपको पता होना चाहिए, तो उसका रूल भी आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर आपको इसमें 10A पता होना चाहिए, कमीशन फॉर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन। 10B पता होना चाहिए, कमीशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्टीरियल राइट। एंड 10C पता होना चाहिए, कमीशन फॉर सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एंड रूल नंबर 13 पता होना चाहिए, कमीशन टू मेक पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब अगर आपने सेक्शंस पढ़े हैं तो एक बार अगर आप इसे देखोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अब इसमें टाइम लिमिट वगैरह ज्यादा है नहीं, तो इसमें कुछ और चीज याद करने वाली है नहीं। ठीक है, देन आपका ऑर्डर नंबर 27 है, जो कि सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। इसमें आपको
इसके सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सेक्शंस आप लोगों को मैं फिर से कह रही हूँ, सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीपीसी के। जितने सवाल ऑर्डर से नहीं आते हैं उतने ही सवाल सेक्शन से पूछ लिए जाते हैं। तो सेक्शंस तो ज़रूर से याद करके जाना, और इंडेक्स रटा होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर कौन से ऑर्डर में क्या दिया है ये पता होना चाहिए। ये जो आपका क्वेश्चन है ये जो है सेक्शन बेस्ड पूछा, सॉरी ऑर्डर बेस्ड पूछा जाता है, ठीक है, ये वाला जो ऑर्डर है। फिर उसके बाद अब ये नेवल वगैरह वाला जो सिस्टम है आपका, ये ऑर्डर नंबर 28, ठीक है, 29, ये सारी चीजें इतना नहीं पूछी जाती हैं। ऑर्डर नंबर 28, 29, ऑर्डर 30, ये सारी चीजें इतना चीजें नहीं पूछी जाती। मैं आपको बताती हूँ अब चीजें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बची हुई हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि यहाँ तक आते आते अब चीजें थोड़ी सी लीस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो आपके से क्या पूछा जाएगा वो आपको ऑर्डर नंबर 33 में देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्डर नंबर 30, ये जो 32 है इसको एक बार थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ये ऑर्डर नंबर 32 में क्या दिया हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। माइनर टू sue by next friend every suit by a minor shall be instituted in his name by a person who in such suit shall be called the next friend of the minor, ठीक है, उसके नेम पर होगा। वेयर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड प्लेन टू बी टेकन ऑफ द फाइल। अगर सूट इंस्टीट्यूट हो गया है माइनर के बिहाफ पर नेक्स्ट फ्रेंड के बिना, तो डिफेंडेंट में अप्लाई टू हैव द प्लेन टेकन ऑफ द फाइल विद कॉस्ट टू बी पेड बाय द प्लीडर और अदर पर्सन टू हुम बाय इट वाज प्रेजेंटेड। तो अगर नहीं, मतलब अगर नेक्स्ट फ्रेंड के बिना सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया गया है और वो माइनर के बिहाफ पर किया गया था, तो डिफेंडेंट के कहने पर जो है उस सूट को हटा दिया जाएगा, टेकन ऑफ कर लिया जाएगा फाइल से। और जिसने ऐसा किया है विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड अगर कर दिया प्लीडर ने, तो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, पैसे देने पड़ेंगे, कॉस्ट देना पड़ेगा कोर्ट का टाइम बर्बाद करने के लिए। एक चीज है गार्जियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट फॉर माइनर डिफेंडेंट्स। तो वेयर द डिफेंडेंट इज द माइनर, ठीक है, ऑन बीइंग सैटिस्फाइड द फैक्ट ऑफ हिज माइनॉरिटी शैल अपॉइंट अ प्रॉपर पर्सन, कोर्ट अपॉइंट करेगी एक प्रॉपर पर्सन टू द गार्जियन फॉर द सूट। ये पता होना चाहिए किसमें दे रखा है। एन ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन फॉर द सूट में बी ऑब्टेन्ड अपॉन एप्लीकेशन इन द नेम एंड बिहाफ ऑफ द माइनर। तो ये बस पता होना चाहिए कि कौन से में दे रखा है और कोर्ट अपॉइंट करती है, ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका जो है क्या इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बताया ऑर्डर नंबर 33, ये आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे सवाल आता है ऑर्डर नंबर 33 से। सबसे पहले तो ऑर्डर नंबर 33 में यही पता होना चाहिए इंडिजेंट पर्सन दिया हुआ है, ठीक है। बाकी इसमें प्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस फॉर प्री। बट रूल नंबर 10 में एक चीज है, वो क्या है मैं बता रही हूँ, कि कॉस्ट व्हेन इंडिजेंट पर्सन सक्सीड्स। सो वेयर द प्लेंटिफ सक्सीड इन द सूट, जैसे इंडिजेंट पर्सन ने भाई लगाया, ठीक है, और इंडिजेंट पर्सन सक्सीड कर गया, द कोर्ट शैल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस विच वुड हैव बीन पेड बाय द प्लेंटिफ। तो भाई क्योंकि प्लेंटिफ को, जो नॉर्मल प्लेंटिफ होता है उसको कुछ पैसा वगैरह देना पड़ता है, समन्स वगैरह जाते हैं, कई सारी चीजें होती है, तो कोर्ट जो है कैलकुलेट करेगी कोर्ट फीस को। इफ यू हैड नॉट बीन परमिटेड टू sue एज एन इंडिजेंट पर्सन सच अमाउंट शैल बी रिकवरेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी फ्रॉम एनी पार्टी ऑर्डर्ड बाय द डिक्री टू पे द सेम एंड शैल बी अ फर्स्ट चार्ज और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन देगा, तो स्टेट गवर्नमेंट देगी। बाकी अब इसका ऑर्डर नंबर 34, अब ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर नंबर 34 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ऑर्डर नंबर 35, ये सारी चीजें, ये हाँ, ऑर्डर नंबर 35 क्योंकि इंटरप्रीटर सूट है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरप्रीटर, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेना इंटरप्रीटर सूट के बारे में। बस बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे बताने वाली चीज है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, इसको एक बार देख लेना, इसमें क्या दे रखा है। और इसमें ऐसा फिर से कुछ भी नहीं है जो मुझे बताने वाला है, ठीक है। अरेस्ट एंड अटैचमेंट एंड देन टेम्पररी एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, टेम्पररी इंजंक्शन और इंटरलोकेटरी केसेस, कब कौन से केस में टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट किया जा रहा है, ये एक बार देख लेना, ठीक है। और इसमें मैं ये सारी चीजें आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
अब इसमें और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग ऑर्डर नंबर 40 पे। तो ऑर्डर नंबर 40 जो है वो हमें अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के बारे में बता रखा है। तो 4 रूल्स हैं। ऑर्डर नंबर 40 में क्या दे रखा है ये पता होना चाहिए बस, ठीक है। फिर ऑर्डर नंबर 41, अब ये यहाँ से चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, तो फॉर्म ऑफ अपील किस तरीके का होगा एंड व्हाट टू एक्कम्पनी मेमोरेंडम, ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए। देन रूल 2 में आपको ग्राउंड्स विच मे बी टेकन इन अपील, तो appellant not shall not accept by the leave of the court urge or be heard in support of any ground or objection not set forth in the memorandum of the appeal, but the appellate court in deciding the appeal shall not be confined। तो अगर appellate court जब डिसाइड कर रही है तो वो confined नहीं होगी grounds of objection पे set forth in the memorandum of the appeal and taken by the leave of the court। तो ये रूल 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देन रूल 3A इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन फॉर कॉन्डेनेशन ऑफ डीले, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें फिर रूल नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पावर टू डिसमिस वाला। पावर टू डिसमिस विदाउट सेंडिंग नोटिस टू लोअर कोर्ट, द अपीलेट को आफ्टर फिक्सिंग अ डे ऑफ हियरिंग द अपीलेंट और हिज प्लीयर एंड हियरिंग अकॉर्डिंगली इफ ही अपीयर्स ऑन दैट डे भी डिसमिस द अपील कर सकते हैं। इफ ऑन द फिक्स्ड डे और एनी अदर डे to which the hearing may be adjourned, the appellant does not appear, appellant appear नहीं हुआ, where the appeal is called on for hearing, the court may make an order that the appeal be dismissed। भाई appear नहीं हुआ, the dismiss करो, the dismissal of an appeal under this rule shall be notified to the court from whose the decree from appeal is preferred। भाई डिसमिस तो कर दिया, अब देखो इन्होंने क्या बताया, विदाउट सेंडिंग नोटिस टू द अपील लोअर कोर्ट। भाई डिसमिस वो कर देंगे, लेकिन डिसमिस करने के बाद बताती है अपीलेट कोर्ट, डिसमिस करने के बाद बताएगी लोअर कोर्ट को जहां से वो अपील आई थी, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। रूल नंबर 11A में जो 60 डेज का टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, टाइम विद इन विच हियरिंग अंडर रूल 11 शुड बी कंक्लूडेड। एवरी अपील शैल हियर अंडर रूल 11 एज एक्सपीडियंटली एज पॉसिबल, जितना इमीडिएटली हो सकता है उतना जल्दी। एंड एंडिएवर शैल बी मेड टू कंक्लूड सच हियरिंग विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। सुन करके खत्म करो, निपटाओ, ठीक है बस। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑर्डर नंबर रूल नंबर 22 एक बार देख लो। अपॉन हियरिंग रिस्पोंडेंट में ऑब्जेक्ट टू डिक्री एज इफ ही प्रेफर्ड सेपरेट अपील, इसमें जो टाइम दे रखा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विद इन 1 मंथ, ठीक है। फिर रूल नंबर 24 है, वेयर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सफिशिएंट अपीलेट कोर्ट में डिटरमाइन केस फाइनली। अगर जो एविडेंस इन रिकॉर्ड, एविडेंस अपॉन द रिकॉर्ड कोर्ट को फेस पे दिख रहा है कि ये सफिशिएंट है, तो अपीलेट कोर्ट जो है जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है, ठीक है। और मतलब फिर चीजें नहीं मंगवाएगी और एविडेंसेस नहीं मंगाएगी अगर उन्हें लग रहा है कि सफिशिएंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेयर अपीलेट कोर्ट में फ्रेम इश्यूज एंड रेफर देम फॉर ट्रायल टू कोर्ट हुज डिक्री अपील फ्रॉम, ठीक है। और फिर इसके बाद अब इसमें 2-3 रूल्स और आपके लिए इंपॉर्टेंट बचते हैं। एक और रूल नंबर 35, डेट एंड कंटेंट्स ऑफ डिक्री। रूल नंबर 36, कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड डिक्री टू बी फर्निश्ड टू पार्टीज। रूल नंबर 37, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिक्री टू बी सेंट टू कोर्ट हुज डिक्री अपील फ्रॉम, मतलब सर्टिफाइड कॉपी जो है उस डिक्री की भेजी जाएगी जहां से वो डिक्री आई थी वो। देन अपील फ्रॉम ऑर्डर, अब इसमें तो आपको मैं बताऊं क्या पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं ये आपका ऑर्डर 42 नहीं, ऑर्डर 43 की मैं बात कर रही हूँ। ऑर्डर 43, कौन कौन से ऑर्डर से अपील हो सकती है। An appeal shall lie from the following orders of the provision under the provisions in section 104। ये सारी चीजें आपको, ये सारे जो क्लॉजेस दे रखे हैं ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नहीं याद होंगे तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे प्री में, जब तक नहीं याद होगा तो ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए बस, इसमें और कुछ भी आपको नहीं देखना है। देन ये अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, ये कभी भी नहीं पूछा जाता, अपील बाय इंडिजेंट पर्सन और अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें नहीं आती है, ठीक है, बिल्कुल नहीं आती हैं। इसमें ऐसे कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे याद करेंगे, नहीं याद करना है, छोड़ के जा सकते हो, जो चीज छोड़ के जा सकते हो लीव इट, उसमें टाइम मत वेस्ट करो। जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपको बार बार रिविजन करने की जरूरत है, वो चीज देखो, ठीक है। अभी ऑर्डर नंबर 46 है, ये रेफरेंस तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर जो है दे रखा है रेफरेंस, तो ये आपको पता होना चाहिए।
और इसमें इंपॉर्टेंट मैं क्या कहूँ, एक बार थोड़ा सा आप लोग उसको देख लेना, अपने हिसाब से पढ़ लेना, क्योंकि प्रोसीजर है बेटा, इसमें मेरा कुछ भी समझाने वाली चीज़ नहीं है कि मैं इसमें क्या समझा दूँ आपको। ये अगर आपने सेक्शंस पढ़े हैं, अगर आपने सेक्शंस मेरे से पढ़े या कहीं से भी पढ़े हैं XYZ, तो आपको समझ में आ जाएगा। बस कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा इंडेक्स बेस पता होना चाहिए, तो इंडेक्स बेस पता होना चाहिए, ठीक है। देन ऑर्डर नंबर 47 रिव्यू के बारे में बता रहा है, तो ये एक रिव्यू वाला चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए बस। और अब यहाँ से ऑर्डर नंबर आपका 48, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है 48 में। चार्टर्ड हाई कोर्ट्स कुछ नहीं पूछ जाता है, ये सारी चीजें ऑर्डर 50 वगैरह इसमें जो कुछ भी दे रखा है, प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट, कुछ नहीं पूछा जाता। जो कुछ भी पूछा जा सकता था, जो कुछ भी पूछा गया है, जो कुछ भी आगे पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। मुझे पता है मैंने पीछे की कई सारी चीजें जो ऑर्डर्स हैं वो छोड़ दिए, नहीं समझाया है, क्योंकि उसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। जितना समझाने की चीज थी, जितना रैपिडली करने की चीज थी, उतना रिवीजन मैंने आप लोगों को करा दिया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट लग रहा है, तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।